चलिए आज हम लोग जो आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत मूर्ति कला पढ़ रहे हैं तो उसका दूसरा भाग करेंगे। पिछले क्लास में हमने जो मौर्योत्तर काल तक के मूर्ति कला के विकास को देखा था, विशेष रूप से गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, इनके बारे में बात किया हुआ था। अब आज उसी मूर्ति कला के अंतर्गत कुछ मिसलेनियस जो टॉपिक होते हैं उनको ज़रा कवर करेंगे। तो पिछली क्लास में जो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ था कि मौर्योत्तरकालीन, अब आज ज़रा गुप्तकालीन, गुप्तोत्तरकालीन और बुद्ध से संबंधित जो कुछ मुद्राएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, कला के संदर्भ में मूर्ति कला की बात करें तो अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 100 में से 95 क्वेश्चंस आपके जो पिछली क्लास थे उससे रिलेटेड हो सकते हैं, यानी 95% एरिया को हमने कवर कर रखा है। आज दरअसल उल्लेखनीय बातें होती हैं कि कई बार ऐसे भी टॉपिक परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि अच्छा, गुप्त काल के अंतर्गत मूर्ति कला की क्या विशेषताएं रही हैं, है ना, या फिर यूँ कहा जाए कि बुद्ध से संबंधित जो मुद्राएं हैं उनमें क्या उसका अर्थ है। तो इस चीज़ को हमने इसलिए एक अलग क्लास के रूप में रखा, अन्यथा मूर्ति कला का मुख्य बिंदु तो जो है हम लोगों ने पिछली क्लास में ही चीज़ों को कवर किया हुआ है। अब देखिए, जो चीज़ यहाँ पर पढ़नी है कि गुप्त काल की जो आखिर मूर्ति कला की क्या विशेषताएं हैं, गुप्तकालीन मूर्ति कला की अपनी क्या शैलियाँ हैं, कुछ प्रमुख उदाहरण जो विभिन्न जगहों से प्राप्त, खुदाइयों से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं मूर्तियाँ, वो क्या हैं। तो देखा जाए अगर राजनीतिक इतिहास पढ़ चुके हम लोग गुप्तकाल को, एंशिएंट हिस्ट्री में, तो अंदाज़ा होगा आपको कि किस तरीके से उत्तर भारत के अंतर्गत लगभग 319 ईस्वी में जो है वहाँ पर एक गुप्त राजवंश की स्थापना होती है। चंद्रगुप्त प्रथम के माध्यम से महाराजाधिराज की उपाधि ली जाती है, गुप्त संवत शुरू होता है। अब आज जरा केवल उस कालखंड के अंतर्गत जो मूर्ति कला का विकास है उसको अगर समझें तो गुप्तकालीन मूर्ति कला का केंद्र वह मथुरा, पाटलिपुत्र, सारनाथ, इन क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तो जो गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में पहली चीज़ ये आती है कि गुप्त काल का अब जो साम्राज्य का क्षेत्र वही तो कला का केंद्र भी बन जाएगा। आखिर मगध के क्षेत्र में वह मौजूद थे, पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी, तो वह मथुरा, पाटलिपुत्र, सारनाथ कला के प्रमुख केंद्र हैं। गुप्त काल की कला का एक खास बात है कि बहुत ही संयमित है और नैतिकता से युक्त है। अब देखिए, गुप्त काल से पहले का कालखंड जो था वो मौर्योत्तर काल था, जहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशियों का आगमन था और कला पर विदेशी प्रभाव भी नजर आ रहा था। विशेष रूप से हम कह रहे थे गंधार कला। ऐसी स्थिति में गुप्त काल उस विदेशी प्रभाव से अपने को मुक्त रखने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत ही संयमित और नैतिकता से युक्त मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित, जिसे हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। चूँकि गुप्त शासक ब्राह्मण धर्म के पोषक थे, वैष्णव मतानुयायी थे, तो एक तरीके से ब्राह्मण धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। और इतना ही नहीं, मूर्तियों के अंतर्गत कहीं ना कहीं कलाकृति और उसकी कुशलता देखें तो बड़ी ही उल्लेखनीय है। और सबसे बढ़कर एक बात यह है कि दौर था सामंतवाद का। अगर सामंतवाद का दौर है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़ा राजा, फिर उसके अधीनस्थ कई उपराजा, तो वही स्थिति यहाँ पर मूर्तियों में भी नज़र आती है कि एक मुख्य मूर्ति और फिर अन्य सहायक जो है वह देवी देवताओं की मूर्तियां नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि हम कला के ऊपर भी सामंतवाद का प्रभाव देख पा सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कहीं ना कहीं उस मूर्ति कला पर तत्कालीन सामाजिक संरचना का भी प्रभाव देखा जा सकता है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रभाव भी देखा जा सकता है, जहाँ पर भेदभाव की दशाएं भी नज़र आती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन मूर्ति कला भी जो है कहीं ना कहीं उस समाज के, सामंती समाज के अपने स्वरूप को उद्घाटित करती है। विशेष रूप से देखें तो शेषनाग की सैया पर जो है
वह चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु की या उनकी अनंतशाही जो मूर्ति है वो लेटे हुए हैं, वह मूर्ति उल्लेखनीय है। इसी तरीके से काशी से प्राप्त एक गोवर्धन पर्वत उठाए हुए जो है कृष्ण की मूर्ति नज़र आती है। इतना ही नहीं, उदयगिरी से एक विशाल वराह की मूर्ति दिखाई पड़ती है। जो दशावतार की परिकल्पना की गई उसमें वराह भी है। तो ऐसे में जो है उदयगिरी से वराह की एक प्रतिमा प्राप्त होती है। और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति भी मिली है। जो बिहार के सुल्तानगंज से जो है एक बुद्ध की प्रतिमा मिली हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जो गुप्तकालीन मूर्ति कला की अपनी विशेषताएं थीं, और अगर हम पिछले कालखंड पे लौटें जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कुषाण काल का, उसको अगर दोनों के बीच में तुलना करें तो कुषाण कालीन मूर्तियों में अंग प्रदर्शन दिखाई पड़ता है, कहीं न कहीं नग्नता भी दिखाई पड़ती है, जबकि गुप्तकालीन मूर्ति कला में वह संयत नैतिकता का भी जो है प्रभाव नज़र आता है, अंग प्रदर्शन अपेक्षाकृत नहीं नज़र आता है। कुषाण कालीन मूर्ति में वस्त्र पारदर्शी दिखाई देते हैं, जबकि हम गुप्तकालीन मूर्तियों में देखते हैं कि मोटे वस्त्र दिखाई पड़ते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि गंधार कला को संरक्षण देने में आखिर कुषाण शासकों की भूमिका थी, जबकि मथुरा कला को विशेष रूप से गुप्त काल के अंतर्गत हम देख पा सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो प्रभामंडल था गंधार कला के या कुषाण शासकों के समय में जो मूर्तियां बन रही थी बुद्ध की, वो अपेक्षाकृत सादा दिखाई दे रहा था, जबकि गुप्त काल के अंतर्गत जो मूर्तियां बनी और उसके प्रभामंडल को अगर देखें तो बहुत ही आकर्षक या यूँ कहा जाए कि ज़्यादा औरा चमकदार वाला नज़र आता है। तो इस रूप में अगर देखा जाए कि गुप्त काल की मूर्ति कला की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को इन स्लाइड्स के माध्यम से एक एक बिंदुओं को हम लोग पुनः पढ़ सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये तथ्यात्मक चीज़ें कुछ होंगी और ताकि कोई भी पहलू अनछुआ न रह सके, इसलिए मैं ये स्लाइड के माध्यम से आपको उन विशेषताओं को भी दर्शा रहा हूँ कि मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ कला के मुख्य केंद्र हैं और हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों का विशेष रूप से निर्माण किया गया। ये मूर्तियाँ संयमित और नैतिक तत्वों से युक्त दिखाई देती हैं और मानव आकृति मुख्य आकर्षण तथा प्राकृतिक सौंदर्य पृष्ठभूमि के साथ चलता नजर आता है। मुख्य देवता की मूर्ति को बड़ा बनाकर अन्य देवता की मूर्ति छोटी नजर आ रही है, तो वो सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक भेदभाव का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को कहा जा रहा था कि सामंती संरचना का प्रभाव भी कला पर दिखाई देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा कि गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषताओं में ये तत्व दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से गुप्त काल में जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ मूर्तियों को उदाहरण दिख रहे हैं कि वह शेष नाग पर 4 भुजाधारी भगवान विष्णु अर्थात अनंतशाही मूर्ति नजर आती है। स्तंभों पर निर्मित त्रिनेत्रधारी शिव, काशी से प्राप्त गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ से उठाए हुए कृष्ण की मूर्ति, उदयगिरी से प्राप्त विशाल वराह का अवतार की मूर्ति। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना कहाँ से मिली है, उदयगिरी से। सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन आपके पास आता है कि वराह की जो है प्रतिमा गुप्त काल में कहाँ से प्राप्त हुई है, तो उदयगिरी से प्राप्त हुई है। और गंगा जमुना हरिहर और मोर सवार कार्तिकेय की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। तो गुप्त काल के अंतर्गत एक विशेष रूप से कहा जाए कि उदयगिरी से जो है वराह की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी तरीके से बुद्ध की मूर्ति भी सारनाथ से मिली है। खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति सारनाथ से प्राप्त हुई है और बुद्ध की मूर्ति सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। ये गुप्त काल के संदर्भ में है। तो उल्लेखनीय चीज़ है, ये भी कभी कभी आता है कि सुल्तानगंज से जो है वह बिहार के सुल्तानगंज से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। धातु निर्मित है यह मूर्ति। अगर देखा जाए कुषाण कालीन और गुप्तकालीन मूर्ति कला में अंतर, तो वस्त्र विन्यास में अंग प्रदर्शन अधिक दिखाई देता है, जबकि यहाँ पर अपेक्षाकृत कम नजर आता है। इसी तरीके से वस्त्रों की प्रकृति में यहाँ वस्त्र पारदर्शी दिखाई देते हैं, मोटे वस्त्रों का आवरण यहाँ पर नजर आता है गुप्त काल के अंतर्गत। संरक्षण की बात करें अगर, तो गंधार और मथुरा शैली का संरक्षण कुषाणों के समय में मिलता है, जबकि
मथुरा और अमरावती शैली को संरक्षण गुप्तों के समय प्राप्त होता है। मूर्तियों में जो प्रभामंडल दिखाई देता है उसके संदर्भ में अगर तुलना करें तो प्रभामंडल सादा नजर आता है कुषाणकालीन मूर्ति में, जबकि गुप्त काल की मूर्तियों में प्रभामंडल आकर्षक नजर आता है, बेहतर नजर आता है। ये एक विशेष अंतर का बिंदु बन जाता है। देखिए, मूर्ति कला के संदर्भ में कठिनतम प्रश्नों में से एक इस टेबल से आपके पास बनते हैं कि जब कुषाणकालीन मूर्ति कला और गुप्तकालीन मूर्ति कला के अंतर की बात करेंगे तो ये बिंदुओं को दिमाग में रखना है। और सीधी सी बात है, कुषाण काल के संदर्भ में हम विदेशी प्रभाव देख रहे हैं, गुप्त काल के अंतर्गत वो मूलतः स्वदेशी परंपराएं हैं, तो इसलिए स्वयं हम कई बार होता है कॉमन सेंस से भी चीज़ों को हम ढूंढ सकते हैं उत्तर के रूप में कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जहाँ पर संयत है, नैतिकता का मूल्य है, मूलतः स्वदेशी चीज़ें हैं, वो गुप्त काल में। कुषाण काल के अंतर्गत कहीं ना कहीं वह नग्नता भी नज़र आती है मूर्तियों में। दूसरी चीज़, विदेशी प्रभाव भी नज़र आ रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि प्रभामंडल सादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि जो गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में मूर्तिकला की तमाम शैलियाँ, ये शैलियों का तात्पर्य अलग से देखिए नहीं इसको पढ़ना होता, बल्कि हम लोग मंदिरों की चर्चा कर रहे थे, उसी के अंतर्गत जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हैं। तो ऐसे में अब वह चालुक्य शैली कहलाने लगी। चालुक्य वंश के अंतर्गत जो मंदिर निर्माण की बेसर शैली का क्षेत्र था वही चालुक्यों का था। पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, पाल, उड़ीसा शैली, विजयनगर की शैली, ये एक तरीके से विभिन्न क्षेत्र में, राज्यों में जो मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब अगर एक एक करके हम देखें इस चीज़ को कि चालुक्य शैली के अंतर्गत जो विशेष रूप से अब मूर्तियों का निर्माण हुआ, तो याद कीजिए कि चालुक्य शैली के अंतर्गत अगर क्षेत्रों की हम बात करें तो नर्मदा से दक्षिण का क्षेत्र है, कृष्णा से ऊपर का क्षेत्र है। तो मंदिर निर्माण की बेसर शैली हुआ करती थी, जिसका मतलब था नागर और द्रविड़ का मिश्रण। तो नागर और द्रविड़ के मिश्रण से युक्त मंदिरों में जो है मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था। स्तंभों पर जो है, द्वार पर, छतों पर वह बारीक नक्काशी का कार्य किया जा रहा था कलाकृति को बनाने के साथ ही। और विशेष रूप से अगर कहा जाए कि गुफाओं में जो है कुछ जैसे चतुर्भुज शिव की जो है मूर्ति नज़र आती है, रामेश्वर गुफा एक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो चालुक्य शैली के अंतर्गत अगर हम कह रहे हैं तो वहाँ पर बने हुए मंदिर जो कि नागर और द्रविड़ का मिश्रण है, वहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। इसी तरीके से राष्ट्रकूट शैली जिसे कहा जा रहा है, राष्ट्रकूट परंपरा, राष्ट्रकूट की बात हम लोग पढ़े थे पूर्व मध्यकाल में भी। तो वहाँ पर अब देख रहे हैं कि राष्ट्रकूटों के अंतर्गत जो कला का निर्माण हुआ, चाहे मंदिर स्थापत की बात कर रहे थे, रॉक कट टेम्पल बन रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर मूर्तियों के निर्माण में है कि पर्वत शिला को, यानी एक तरीके से चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए आखिर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था कृष्ण प्रथम के माध्यम से, राष्ट्रकूट शासक। याद आ रहा है आपको, मंदिर स्थापत में हम लोग पढ़े थे। तो वहाँ जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो मूर्तियाँ भी तो उसी चट्टान को, उसी पहाड़ी को काट कर बनाई गई हैं। हाथी की मूर्ति है, शेर की मूर्ति है, देवी देवता के संदर्भ में मूर्ति। तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर भी मूर्ति कला का एक उदाहरण बन जाता है। और एलोरा के कई सारी गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा में एक तरीके से वहाँ कैलाश पर्वत को हिला देने से संबंधित भी जो है कई सारे ऐसे दृश्य मूर्तियों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर न सिर्फ स्थापत्य कला का उदाहरण बन जाता है, बल्कि मूर्ति कला का भी एक उदाहरण बन जाता है। पत्थर को काट कर, तराश कर मूर्तियों का निर्माण किया गया। शिव पार्वती की मूर्तियां वहाँ नज़र आ रही हैं। वहाँ पर एक तरीके से अनेक गुफाएं हैं। तो गुफा संख्या 29 में हम कह रहे हैं कि शिव और पार्वती की मूर्तियां नज़र आ रही हैं। तो एलोरा की गुफा के अंतर्गत बने हुए, एलिफेंटा की गुफा के अंतर्गत बने हुए चित्र, मूर्तियां, वो राष्ट्रकूट मूर्ति कला शैली का एक उदाहरण बन जाती हैं। तो देख सकते हैं इस चीज़ को एक एक करके कि आखिर चालुक्य शैली में हम देख रहे हैं कि द्रविड़ और नागर शैली
का विशिष्ट समन्वय नज़र आता है, जिसको बेसर शैली के मंदिर कहते थे, उसके अंतर्गत बनी हुई मूर्तियाँ। स्तंभों, द्वारों और छतों पर महीन नक्काशी का कार्य किया गया। और रामेश्वर गुफा मंदिर में जो है नित्रत चतुर्भुज शिव की मूर्ति दिखाई देती है, ये उदाहरण के रूप में है। तो देखिए, मंदिर पढ़ रहे थे तो मूर्ति कला भी साथ साथ थी, लेकिन हमने उसको एक अलग टॉपिक कर दिया ताकि चीज़ें थोड़ी सी अलग हम पढ़ सकें, फोकस हो सकें। तो चालुक्य शैली के अंतर्गत जो मंदिर बने हैं बेसर शैली वाले, उसमें मूर्तियों का जो निर्माण हुआ वह चालुक्य शैली की मूर्ति कला का उदाहरण बन जाता है। राष्ट्रकूट शैली की बात करें अगर, तो पर्वत शिलाओं को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर, देखिए ये विशेषता भी थी, हम लोग पढ़ रहे थे। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर में हाथी और शेरों की आकृतियां वहां बनी हुई हैं। एलोरा की गुफा में रावण द्वारा अपने 20 हाथों से कैलाश पर्वत को हिला देने से संबंधित दृश्य अत्यधिक आकर्षक है। एलोरा की गुफा संख्या 29 में शिव और पार्वती के विवाह को भी मूर्ति के माध्यम से दर्शाया गया है। एलोरा के दशावतार मंदिर के स्तंभों पर वैष्णव और शैव देवताओं की आकृतियां देखी जा सकती हैं। यानी एलोरा के अंदर किसने मंदिर बनवाया या किसने जो है मूर्तियों का विशेष निर्माण कराया, तो वह राष्ट्रकूटों की बात की जा रही है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। एलोरा के मंदिर के अतिरिक्त राष्ट्रकूट शासकों की प्रस्तर कला की अन्य अद्भुत कृति एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफा के अंतर्गत भी जो तमाम मूर्तियां बनी हैं, इस विशाल मंदिर में भव्य प्रतिमाओं के अंतर्गत त्रिमूर्ति सबसे प्रभावी है शिव की। एक ही शरीर से उत्कीर्ण 3 सिर भगवान शिव के 3 विभिन्न पहलुओं को जनक, पालक और संहारक को व्यक्त करते हैं। तो त्रिमुखी मूर्ति जो वहाँ पर नज़र आती है शिव की, वह उनके 3 रूप को दर्शाती है। वह जनक का, पालक का और संहारक का, विनाशकर्ता की भूमिका में। तो राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा में और एलिफेंटा में की गुफाओं में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इसी तरीके से देख सकते हैं, ये त्रिमूर्ति जो एलिफेंटा की गुफा में त्रिमूर्ति नज़र आ रहा है, वह जनक का, पालक का, संहारक का है ना। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की मूर्ति एलोरा में, कैलाश मंदिर पढ़ चुके हैं उसको, एक तरीके से हम लोगों ने देखा था। यही वजह है कि विभिन्न मूर्तियों का निर्माण जो हुआ है यहाँ पर, वह मंदिरों के साथ नज़र आ रहा है। तो मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत वो चीज़ें आपके दिमाग में हैं कि किस वंश ने मंदिर बनवाया था, विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो इसलिए अभी अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि ये फोकस हो जा रहा है कि अच्छा मूर्तियों का निर्माण भी किया गया है। तो एलिफेंटा की गुफा में या फिर एलोरा की गुफा में जो मूर्तियाँ बनी हैं वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनी हैं। इसी तरह देखा जाए, बंगाल में पाल वंश का राज हुआ और गोपाल जिसका संस्थापक हुआ करता था। तो पाल वंश के शासक भी जो है वहाँ पर जो मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। तो बंगाल के अंतर्गत पाल वंश और तत्पश्चात सेन वंश मौजूद रहा और उन्होंने एक तरीके से, विशेष रूप से कहा जाए, पाल शासकों ने जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तो पाल और सेन वंश से संबंधित अगर देखें तो उस काल में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। पाल वंश के अंतर्गत एक काले पत्थर से सूर्य की प्रतिमा भी बनाई गई है, सूर्यदेव की प्रतिमा बनाई गई है। नालंदा, बोधगया, विक्रमशिला क्षेत्रों में जो है विभिन्न मूर्तियां प्राप्त होती हैं, बुद्ध की मूर्तियां मिली हुई हैं। तो पाल कला के अंतर्गत भी विभिन्न जो बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों का विकास हम देख सकते हैं कि पाल और सेन शासकों के संरक्षण में विकसित हुई मूर्ति कला, जहां बौद्ध और हिंदू धर्म से प्रभावित मूर्तियां दिखाई देती हैं। सूर्य की काले पत्थर से निर्मित मूर्ति भी पाल शैली का उदाहरण है। नालंदा, बोधगया, विक्रमशिला तमाम क्षेत्रों से ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। काले बेसाल्ट की मूर्ति भी प्राप्त हुई है जो बुद्ध की प्रतिमा है। तो एक तरीके से पाल शैली के अंतर्गत विशेष रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं और पाल के पश्चात वहाँ सेन वंश का शासन आता है। तो सेन राजवंश ने भी जो है
मूर्तियों का निर्माण कराया। इसी तरीके से कहा जाए कि पल्लव कला शैली, अब देखिए पल्लव वंश के अंतर्गत हम लोग पल्लव स्थापत्य कला पढ़ रहे थे, याद करिए रथ मंदिर की बात भी हो रही थी। तो शासकों के नाम के आधार पर विभिन्न तरीके के मंदिर निर्माण की शैलियाँ नज़र आती थीं, जिसमें हम देख रहे थे महेंद्र वर्मन प्रथम शैली थी, है याद आ रहा है, मामल शैली नरसिंह वर्मन फर्स्ट, राज सिंह शैली जिसे नरसिंह वर्मन सेकंड शासक के नाम से जानते थे। तो कहीं ना कहीं पल्लव स्थापत्य कला की शैली के अंतर्गत भी मूर्तियों का निर्माण हुआ था। तो जो महेंद्र वर्मन के काल में मंदिर बनाए जा रहे थे, जिनको मंडप मंदिर कह रहे थे, मंदिर सादे हो रहे थे, वहाँ पर जो है वह मंदिरों के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया गया, जिसमें शिवलिंग का भी निर्माण हो रहा है, विष्णु की प्रतिमाएं भी बन रही हैं। इसी तरीके से नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल्ल शैली जिसको कहा जा रहा है, जिसके काल में रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था। याद कीजिए रथ मंदिर का वीडियो भी आपको दिखलाया था। धर्मराज रथ सबसे बड़ा था, द्रौपदी रथ सबसे छोटा था, तो वहाँ पर मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। तो मामल्ल शैली या नरसिंह वर्मन शैली के अंतर्गत भी मूर्तियों का निर्माण हुआ। वह नंदी की प्रतिमा दिखाई दे रही है। धर्मराज रथ पर तो स्वयं शासक नरसिंह वर्मन प्रथम की मूर्ति भी नजर आ रही है। इसी तरीके से राज सिंह शैली के अंतर्गत भी मंदिर इमारती बनने लगे थे। आखिर कांची का कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर था या समुद्र तटी मंदिर था, उसमें भी जो है शिव की आकृति दिखाई दे रही है, पार्वती की आकृति दिखाई दे रही है। तो पल्लव काल में भी जो है विभिन्न तरीके की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। और आखिर मामल्ल शैली के अंतर्गत मैंने कहा कि उल्लेखनीय चीज़ थी कि रथ मंदिर बन रहे हैं, जिसको सप्त पगौड़ा भी कहते थे। पंच पांडव मंदिर, वहाँ पर विभिन्न पंच पांडवों की मूर्तियाँ नज़र आती हैं, और साथ में जो है मंदिरों पर वह सिंह की मूर्ति नज़र आ रही है। तो ये पल्लव शैली के अंतर्गत भी मूर्तियों का निर्माण दिखाई देता है। कुल मिलाकर ये एक तरीके से सामान्य सी बातें हैं, इसमें कोई अलग से शैलीगत विशेषताएं नहीं हैं। इसी तरह चोल वंश के अंतर्गत अगर देखें तो चोल वंश में एक नटराज की मूर्ति, जब नृत्य कला पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर ये बात आएगी, नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति है। पैरों एक पैर जो है नृत्य मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है, और दूसरा पैर के नीचे एक दानव है जो अज्ञान का प्रतीक है। तो वो शिव की भुजाएं भी अलग अलग प्रतीकों को सूचित करती हैं। तो नटराज की कांस्य निर्मित मूर्ति, जो कि लॉस्ट वैक्स मेथड या द्रविमोम विधि से बनी हुई है चोल काल के अंतर्गत, साथ में पत्थर से भी बनी हुई मूर्तियां मिलाई देती हैं। विशेष रूप से अगर कहा जाए कि राजराज के द्वारा जो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था, उसमें भी ऐसी पत्थर की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। तो देखें अगर तो पल्लव शैली के अंतर्गत, जैसे अब एक महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली, तो ये शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में विकसित था, और यहाँ पर शिवलिंग और विष्णु की जो है मूर्ति बनाई गई। मामल्ल शैली में नरसिंह वर्मन प्रथम, महाबलीपुरम में जो मंडप और रथ में मूर्तियां बनाई गईं। राज सिंह शैली का तात्पर्य था कि नरसिंह वर्मन सेकंड के काल में महाबलीपुरम के तटीय शिव मंदिर में उकेरी गई आकृतियाँ। तो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर किस एक देवता को समर्पित हो गया? तो शिव मंदिर है। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। ये क्वेश्चन खाली मूर्ति कला का नहीं है, स्थापत्य कला से जुड़कर भी है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि हम कई सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं रिवाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मामल्ल शैली के जो हम मंदिर देख रहे थे, उसमें जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं कि नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में धर्मराज रथ में जो है नरसिंह वर्मन की मूर्ति दिखाई दे रही है, ये नरसिंह वर्मन प्रथम है। तो पहली चीज़ ध्यान में रखना है कि धर्मराज रथ में जो है नरसिंह वर्मन प्रथम की मूर्ति है, शासक है, उसकी मूर्ति दिखाई दे रही है। महाबलीपुरम के मंडप और रथ मंदिरों का निर्माण हुआ, उसमें विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा है। आदिवरा मंडप में सिंगाधार स्तंभ और महेंद्र वर्मन से 2 रानियों के साथ प्रतिमा नजर आती है। विभिन्न तरीके की मूर्तियां इसमें, इसको ध्यान में रखिएगा, धर्मराज रथ में नरसिंह वर्मन प्रथम की मूर्ति नजर आ रही है, ठीक है। और ये वो जो सप्त पगवाड़ा की बात है, तो उसमें ये सबसे बड़ा मंदिर है धर्मराज रथ मंदिर।
सबसे छोटा मंदिर क्या हुआ करता था? द्रौपदी मंदिर हुआ करता था। ठीक है। इसी तरह चोल शैली के अंतर्गत नित्य मुद्रा में नटराज की कांस्य मूर्ति, ये चीज़ ध्यान में रखने की। जो हड़प्पा सभ्यता में बताया था मैंने आपको, द्रवी मोम विधि उसी से बनी हुई है, उसी तरीके से बनी हुई है। राजराजेश्वर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर में भी चोलकालीन मूर्ति कला का उदाहरण मिलता है। दक्षिण पूर्व एशिया तक चोलकालीन मूर्तियों का विस्तार नजर आता है। तो जो राजराज मंदिर है वो चोल शासक राजराज फर्स्ट ने बनवाया था। गंगईकोंड चोलपुरम नगर का निर्माण उसके पुत्र राजेंद्र फर्स्ट ने किया था और वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण बना, मूर्तियाँ बनती हैं। अब अगर दोनों, जैसे पल्लव वंश और फिर चोल वंश के अंतर्गत जो मूर्तियों का निर्माण हुआ उसमें अगर कुछ अंतर देखें तो वो भी एक चीज़ है कि स्तंभों के अंतर्गत भी अंतर नज़र आएगा कि आखिर पल्लव काल में सिंह आधारित यानी शेर के आधार वाले स्तंभों का प्रयोग दिखाई देता है, जबकि चोल काल में ये सादे सपाट तरीके के वर्गाकार स्तंभ नज़र आते हैं। यानी पल्लव काल के अंतर्गत जो आधार है वह शेर का आधार बना हुआ नज़र आता है, जबकि चोल काल के अंतर्गत सादे, कोई उसमें आकृति वैसी नज़र नहीं आ रही है। इसी तरीके से द्वारपाल की मूर्तियों के आधार पर देखा जाए अगर, तो 2 हाथों वाली एक सामान्य सी मूर्ति द्वारपाल की नज़र आती है पल्लव काल के अंतर्गत, जबकि चोल काल में 4 भुजाओं वाले ऐसे द्वारपाल की मूर्ति नज़र आती है। ये अंतर का एक बड़ा बिंदु है। और पशुओं की अगर मूर्तियों की बात करें तो विभिन्न तरीके से जो कहीं ना कहीं लोक समाज में प्रचलित मूर्तियां हैं पशुओं की, वह दिखाई देती हैं, जबकि चोल काल में काल्पनिक पशु भी, यानी जो पशु आसपास नज़र नहीं आते, उनकी भी आकृतियां वहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये एक तरीके से चोल काल के संदर्भ में और पल्लव काल के संदर्भ में मूर्तियों के निर्माण में जो अंतर दिखाई देता है उसकी बात है। हालांकि प्रश्नों की अगर बात करें तो इतने जटिलतम प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सच बात तो ये भी है, लेकिन मैंने कहा तैयारी एक बार होती है, चीज़ें आपके पास नज़र आनी चाहिए ताकि कहीं और भटकाव ना हो पढ़ने के क्रम में, एक सामग्री हो जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकें। तो देख सकते हैं चोल और पल्लव मूर्ति कला में अंतर कि पल्लव काल के अंतर्गत मंदिर के स्तंभों को लेकर अगर तुलना करें तो सिंह आधार वाले स्तंभों का प्रयोग इसमें मिलता है, जबकि चोल में सादे वर्गाकार स्तंभों का प्रयोग मिलता है। द्वारपाल की मूर्तियों की बात करें तो 2 हाथों वाली सामान्य मूर्ति नजर आती है, कहां पर? पल्लव में। फिर चोल में 4 भुजाओं वाली और दैत्य जैसी भयावह मूर्तियां भी दिखाई देती हैं, ये भी चीज है। चोल स्थापत्य कला के संदर्भ में हम द्रविड़ कला शैली की बात कर रहे थे कि विद्यार्थ फर्गुसन ने कहा था कि चोर कलाकार जो है राक्षसों की तरह सोचते हैं और जौहरियों की तरह तराशते हैं, तो ये यहाँ पर नजर आता है। मंदिरों के तोरण सादे तोरण, प्रवेश द्वार जिसको कहा जाए, जबकि यहाँ पर अलंकृत। अब स्वाभाविक सी बात है कि गोपुरम की विशालता नजर आती थी तो अलंकरण तो दिखाई पड़ेगा ही। पशुओं की मूर्तियां में देखा जाए तो लोकातीत पशुओं की मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं जो लोक में मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर काल्पनिक पशुओं का उत्कीर्णन नजर आता है। उस तरीके से मूर्तियां नजर आती हैं जो काल्पनिक आधार पर हम सोचते हैं और समझ सकते हैं। तो ये अंतर के बिंदु कभी कभी प्रश्न के रूप में आपके पास आएंगे, इसलिए स्लाइड के माध्यम से अंतर को दर्शाया जा रहा है। इसी तरह अगर कुछ मंदिरों के अंतर्गत बनी मूर्तियों की बात अन्य करें तो जैसे उड़ीसा शैली की हम बात कर रहे थे, उड़ीसा के मंदिर किस शैली में बने हुए थे? नागर शैली में। बात पढ़ रहे थे हम लोग कि कोणार्क का सूर्य मंदिर था, जगन्नाथपुरी का मंदिर था, लिंगराज मंदिर है, याद आ रहा है? तो कहीं ना कहीं जो 7वीं से 13वीं सदी के मध्य में उड़ीसा में गंग वंश के शासकों का जो है राज हुआ, वहाँ पर जो मंदिर बनाया गया उसके अंतर्गत विभिन्न मूर्तियाँ बनती नजर आती हैं। तो नागर शैली के ही मंदिर थे वो, तो नागर शैली के ही अंतर्गत बने हुए जो मंदिर हैं उनमें विभिन्न मूर्तियों का निर्माण किया गया। वह कोणार्क के सूर्य मंदिर के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है, मंदिर की बाहरी दीवारों पर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी एक तरीके से उड़ीसा के मंदिर के अंतर्गत बने हुए मूर्तियाँ भी जो है मूर्ति कला का एक उदाहरण बन जाती है। इसी तरह विजयनगर साम्राज्य की हम बात कर रहे थे कि 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी।
याद आ रहा होगा, पढ़े हैं हम लोग मध्यकाल में। तो वहाँ पर अब विजयनगर के साथ साथ हिंदू धर्म के अपने अनुयायी हैं, तो कहीं ना कहीं मंदिर भी खूब बने। हम्पी उनका जो है क्षेत्र देख रहे थे, विरूपाक्ष मंदिर वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जो मंदिर बने हम्पी में, तंजौर में, कांचीपुरम में, वो एक तरीके से मूर्तिकला का भी उदाहरण बन जाते हैं कि मंदिर की दीवारों पर, स्तंभों पर मूर्तियों का निर्माण किया गया। और कहीं न कहीं देख रहे थे कि उन स्तंभों के शीर्ष पर घोड़े की आकृति दिखाई पड़ती है और छत को सहारा देने के लिए। तो ये भी एक है कि उड़ीसा के मंदिर की विशेषताओं को देखें तो 7वीं से 13वीं सदी के मध्य में उड़ीसा में गंग राजवंश के द्वारा विकसित शैली, नागर शैली, मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ पढ़ रहे थे, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। तो उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ पर विभिन्न मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क के मंदिरों में जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, मंदिर की बाहरी दीवार पर खूब बारीक नक्काशी नज़र आती, भव्य नक्काशी नज़र आती है। इसी तरह तो हम देख रहे थे खजुराहो के मंदिरों में भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो वह चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए मंदिर और मूर्तियाँ पुरुषार्थ की भावना को चरितार्थ करती हैं, जिसमें वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भावनाएं वहाँ पर नजर आती हैं। देख रहे हैं कि यह लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के अंतर्गत नायिका का मूर्तियाँ बनी है। सूर्य को खींचता हुआ रथ सूर्य मंदिर कोणार्क के अंतर्गत, यह सूर्य मंदिर कोणार्क के अंतर्गत मंजीरा वादक के रूप में। तो ये मूर्तियाँ भी जो है मंदिर के साथ ही बनी हुई नज़र आ रही हैं, इसीलिए दोनों का अध्ययन हम एक साथ करते हैं प्रायः। विजयनगर में देखते हैं 1336 ईस्वी से, आखिर ये वही समय था। 1565 की बात की जा रही, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। ताड़पत्र, हम्पी, कांचीपुरम में सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ और वहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया गया था। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और एकाश्मक मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा था। तो ये एक तरीके से विभिन्न अलग अलग राजवंश के काल में विकसित जो मूर्तियाँ थीं। अब एक अतिरिक्त बात आती है कि बुद्ध से संबंधित जो विभिन्न मुद्राएं थीं, उनके बारे में भी अगर हम 2-3 लाइन जान पाएँ तो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, और केवल सामान्य अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये देखना है। आप कोई मूर्तिकला के विशेषज्ञ नहीं बनने जा रहे हैं या बुद्धिज़्म के विशेषज्ञ नहीं हैं कि उनकी कितनी उंगलियां किस तरीके से थीं। कि जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा क्या कहलाती है, उससे क्या पता चलता है। ध्यान मुद्रा क्या कहलाती है, वितर्क मुद्रा क्या कहला रही है। तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों की खास बात यह कि जैसे अब एक है कि भूमि स्पर्श मुद्रा, ऐसी 10 मुद्राएं हैं। तो भूमि स्पर्श मुद्रा हमने बताया हुआ है, बौद्ध धर्म जब पढ़ रहे थे तो विस्तार से इस चीज़ को, कि बुद्ध ध्यान मग्न हैं। जब वो गृह त्याग किए, महाविनिष्क्रमण के पश्चात गृह त्याग कर रहे हैं, तो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो तमाम बाधाएं डालने वाली शक्तियां, जिनको मार कहा जाता है, उनका प्रमुख मार कहलाता है, तो बाधक बनते हैं। प्रलय आ रही है उनकी, उसमें दिखाई पड़ रहा है, जंगल में आग लग गई है, सब एकदम इधर उधर भाग रहे हैं, घर परिवार में लोग, मृत्यु उनकी हो गई है। तो बुद्ध फिर भी विचलित नहीं होते हैं और अंततः ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो जब वो अज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो बात यहीं पर आती है कि आखिर प्रमाण क्या है कि बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो बुद्ध उसी आसन अवस्था में बैठे हुए अपनी एक उंगली जो है पृथ्वी पर टिका देते हैं, भूमि से स्पर्श करते हैं। तो वही जो है वह भूमि स्पर्श मुद्रा कहलाती है, अर्थात एक तरीके से भूमि को साक्षी मानते हैं, मानकर वो इस बात को, तो उनकी गवाह वह भूमि बन जाती है कि हाँ हाँ बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है। तो वही भूमि स्पर्श मुद्रा कहला रहा है कि बुद्ध दावा करते थे कि पृथ्वी उनके ज्ञान की साक्षी है। तो एक तरीके से भूमि स्पर्श मुद्रा से ये पता चलता है कि भूमि उनके ज्ञान प्राप्ति की साक्षी है। धर्मचक्र मुद्रा, तो धर्मचक्र का मतलब ज्ञान। तो सारनाथ में जो बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश था जो है, उसी को धर्म चक्र कहा जा रहा है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता था वह
सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण साथियों को जो उपदेश दिया था, तो धर्म चक्र प्रवर्तन था, वही धर्म चक्र मुद्रा कहला रही है। ध्यान मुद्रा, समाधि या योग मुद्रा ध्यानी बुद्ध को दर्शाती है कि बुद्ध जब ध्यान मग्न है तो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए, तो नाम से भी स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए जहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा था, देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा वह प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। अभय मुद्रा आशीर्वाद देते हुए, देखिए निर्भयता और आशीर्वाद देने को दर्शाती है एक तरीके से। अंजलि मुद्रा, इसे नमस्कार मुद्रा भी कहते हैं या हिद्रांजलि मुद्रा भी कहते हैं, जो प्रार्थना अभिवादन को दर्शाती है। ये देखिए नमस्कार मुद्रा, नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं ना। वरद मुद्रा, यह स्वागत, अर्पण करना, दान देना, दया और ईमानदारी को दर्शाती है। जरा इसको ध्यान में रखिएगा, वरद मुद्रा, ठीक है। ये ऐसे ही जो है अपने हाथों को टिकाए हुए नजर आ रहे हैं, यही वरद मुद्रा है। इसी तरह एक मुद्रा वज्र मुद्रा कहला रही है। यह प्रकृति के 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु के प्रतीक को दर्शाता है। कई बार होता है ना कि एक उंगली पकड़े हुए ऐसे बुद्ध नजर आ रहे हैं, तो ये उसकी वज्र मुद्रा कहलाती है, 5 तत्वों को। वितर्क मुद्रा बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक है। कहते हैं ना वाद विवाद, तर्क वितर्क, तो उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का, परिचर्चा का यह प्रतीक बन जाता है वितर्क मुद्रा। देखिए अगर प्रश्न पूछने पर ही आ जाए तो कठिनाई तो पैदा हो ही सकती है, बावजूद इसके मैच करने का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसलिए इन मुद्राओं का प्रतीक जरूर ध्यान में रखिए। ये फिगर नहीं आएगा कि ये कौन सी मुद्रा है या ये कौन सी मुद्रा है, लेकिन ये जरूर आएगा कि वितर्क मुद्रा के आगे क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा तर्क वितर्क, यानी स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षाओं के प्रचार प्रसार परिचर्चा का ये प्रतीक बन जाएगा। इसी तरीके से उत्तर बोधि मुद्रा, यह मुद्रा दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़कर सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाती है। सर्वोच्च आत्मज्ञान, तो उत्तर बोधि मुद्रा सर्वोच्च आत्मज्ञानी। देखिए कैसे बुद्ध ने एकदम इस तरीके से उंगली किया हुआ है। तो मैंने कहा कि चित्र नहीं बनाकर पूछा जाना है आपसे, बस ये है कि यह उत्तर बोधि मुद्रा किस चीज को है, तो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति, आत्मज्ञान की। कारण मुद्रा, यह मुद्रा बुराई से बचाने की ओर इशारा करती है। तो बुराई से बचाने की ओर इशारा करने वाली मुद्रा वह जो है करण मुद्रा कहला रही है। वितर्क मुद्रा क्या थी? शिक्षाओं के प्रचार प्रसार परिचर्चा को प्रतीक को लेकर कर रही थी। उत्तर बोधि मुद्रा यह आत्मज्ञान को दर्शाती है। करण मुद्रा बुराई से बचाने को दर्शा रही है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि बुद्ध से संबंधित इस तरीके से 10 मुद्राएं दिखती हैं। यकीन मानिए प्रश्न आपसे सरलतम ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर कठिनतम प्रश्नों को पूछा जाना होगा तो इन मुद्राओं को मैच करने के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा, जो प्रायः बहुत दुर्लभ हो जाता है करना। लेकिन अगर ये स्लाइड को आप देख पा रहे होंगे और बस कीवर्ड को खाली उसके आगे लिखकर 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा हल। तो कुल मिलाकर मूर्ति कला से संबंधित ये विविध पहलू थे। फिर अगली क्लास में हम लोग जरा चित्रकला से संबंधित पहलुओं की चर्चा कर रहे होंगे। तो ये था आपका आज का कार्यक्रम। धन्यवाद। चलिए आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसमें इंडियन पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे भारतीय चित्रकला के संदर्भ में। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्थापत्य कला, मूर्ति कला, इनके बारे में चीज़ों को समझा। अब जरा जो भारतीय चित्रकला है, और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और बड़ा विस्तृत भी है कि चित्रकला के विकास को देखें विभिन्न कालखंड के अंतर्गत, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक काल तक के स्तर पर चित्रकला के विविध पहलुओं का अध्ययन करेंगे। परीक्षा के नज़रिए से देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण खंड ये बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक लोक
चित्रकला का जो तत्व या क्षेत्रीय चित्रकला के तत्व भी हमको अध्ययन करने हैं। तो परीक्षा के नज़रिए से क्षेत्रीयता और लोक तत्व को भी कहीं न कहीं बड़ा महत्व दिया जा रहा है। इसलिए आपसे अपेक्षित होता है कि चित्रकला की एक जो हम मुख्य धारा है उसको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो कुछ क्षेत्रीय कलाएँ हैं उनको भी देखेंगे। अब देखिए चित्रकला को समझने के लिए कुछ उसके हम चित्रकला के तत्वों के बारे में भी जानें, उसको भी समझेंगे। उन सबसे पहले एक चीज़ आती है, कुछ एक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा कि चित्रकला के संदर्भ में अगर कहा जाए कि भारतीय चित्रकला के जो रूप हैं, जैसे भित्ति चित्रकला कहला रही है, म्यूरल पेंटिंग है, मिनिएचर की बात की जा रही है, मॉडर्न पेंटिंग की बात की जा रही है, और एक तरीके से जो लोक प्रचलित कलाएं हैं, क्षेत्रीय शैलियां हैं, उनको अलग से पढ़ रहे होंगे। तो चित्रकला का एक समान सा वर्गीकरण हमने किया हुआ है कि भित्ति चित्रकला, लघु चित्रकला, और ये क्या चीज़ है, इनको एक बार समझ लेते हैं। देखा जाए अगर तो जब हम कहते हैं कि भित्ति चित्रकला, तो म्यूरल पेंटिंग एक तरीके से दीवारों पर जो है, मिट्टी की पहले दीवारें होती थी, उन दीवारों पर जो चित्रकारी कर दी गई, चित्र बनाए गए, उन्हीं के लिए ये शब्द आ रहा होता है कि भित्ति चित्रकला। अब आरंभिक स्तर पर मानव ने तो जो है कहीं न कहीं पहले मिट्टी की चीज़ों को बनाना शुरू किया, मूर्तियों का निर्माण किया, घरों को कहीं न कहीं मिट्टी के लेप से सजाना शुरू किया, लेकिन उस पर चित्रकारी करना शुरू किया। फिर वही चीज़ आगे बढ़कर जो है गुफाओं के अंतर्गत दिखाई पड़ रही थी। तो भित्ति चित्रकला का सबसे प्राचीनतम प्रकार माना जाता है। आरंभिक स्तर पर यहीं से चित्रों का विकास दिखाई देगा। और जब हम बात करते हैं लघु चित्रकला की, मिनिएचर की बात की जाती है, तो लघु चित्रकला का विकास अगर देखा जाए तो भारत के अंतर्गत बहुत बाद में नज़र आता है। वह 12वीं सदी में एक तरीके से पूर्वी क्षेत्र में पाल वंश के अंतर्गत लघु चित्रकला का विकास होता है। पुस्तकों में जैसे चित्र बने होते हैं ना, तो बौद्ध ग्रंथ की पुस्तकों में, जैन ग्रंथ की पुस्तकों में, तो ये एक तरीके से पांडुलिपि चित्रण का भी रूप बन जाता है। जैसे आज के समय में जैसे आप देखते होंगे किसी पुस्तक के अंदर चित्र बने हुए हैं, तो वो भी मिनिएचर का ही रूप है, पांडुलिपि चित्रण कहलाता है। बबूल, गोंद, नीम इत्यादि, इन अब हर्बल कलर ही थे, केमिकल कलर तो थे नहीं, उनका इस्तेमाल किया जाता था। पशुओं के बाल से जो है वो, जिसे कहा जाए कि कहीं ना कहीं ब्रश, वो कूची बनाई जाती थी जिससे हम रंग रहे हों। गिलहरी के बाल से भी जो है वह ब्रश बनाया जाता था, कूची बनाई जाती थी। और देखा जाए अगर तो मुगल काल के अंतर्गत लघु चित्रकला का और विकास दिखाई पड़ता है। छवि चित्रण आएगा, हम अलग से मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ आती है आपके पास, इस चीज़ को एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर भित्ति चित्रकला क्या है, लघु चित्रकला क्या है, फिर हम ज़रा समझ पाएंगे कि किन किन बिंदुओं के अंतर्गत हम पूरी चित्रकला को कवर करने जा रहे हैं। तो जो भित्ति चित्रकला है एक तरीके से म्यूरल पेंटिंग, ये सबसे पुरानी चित्रकला है। देखिए, तो पहला ही सवाल आपके पास प्रारंभिक परीक्षा के यहाँ से बन सकता है, सामान्य सी जानकारी के लिए, कि आखिर प्रागैतिहासिक युग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने मिट्टी के प्रयोग दीवारों पर चित्र बनाने के लिए भी करना शुरू कर दिया। तो भित्ति चित्र के अंतर्गत दीवारों पर ज्यामितिक आकार की, ज्योमेट्री के जो प्रतीक हैं, उनके आकार की भी चीज़ें बनने लगी। यही वजह है कि भित्ति चित्र का तात्पर्य जब आ जाए या शब्द आ जाए तो इसका मतलब दीवारों पर पेंटिंग की बात की जा रही है, छतों पर पेंटिंग की बात की जा रही है। ठीक है। दूसरी चीज़ है आपके पास जो मिनिएचर की, लघु चित्रकारी की। ये एक तरीके से कहा जाए कि चित्रकारी एक ग्रंथ है, समरांगण सूत्रधार, और इसमें इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। एक तरीके से पूर्व मध्यकाल का ये ग्रंथ है। और इस मिनिएचर की क्या विशेषताएं हैं,
लघु चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं कि इस चित्रकारी का प्राचीन उल्लेख पूर्वी भारत के पाल वंश के संरक्षण में विकसित बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में तथा 11वीं-12वीं सदी के दौरान पश्चिमी भारत के जैन ग्रंथों में विद्यमान है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा का एक प्रश्न बनता है कि लघु चित्रकला का आरंभिक विकास किस एक वंश के शासकों के यहाँ दिखाई पड़ता है? तो पाल वंश के शासक पूर्वी भारत में, बंगाल में मौजूद थे। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, जो बौद्ध और जैन धर्म हैं उनके संबंधित जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें ऐसे चित्रों का उल्लेख मिलता है, चित्रों का कहीं न कहीं अंकन मिलता है। और इस शैली में चित्रों का निर्माण करने के लिए रंगों को जल में मिश्रित करके रेखा चित्र पर लगाया जाता था। बबूल, गोंद, नीम इत्यादि का प्रयोग करते थे। चित्रकला की सामग्री के रूप में ताड़ के पत्ते, जब कागज का विकास हो गया तो कागज, काष्ठ, लकड़ी के और वस्त्र का प्रयोग होता था। जब वस्त्र पर चित्र बनाए जाते थे उसको पट्ट चित्र भी कहा जाता था। देखे होंगे ना, जैसे आजकल के समय में टॉवेल में, कहीं पर बेडशीट में चित्र बने हुए नज़र आते हैं, तो वस्त्र पर बने चित्रों को वह पट्ट चित्र के नाम से जाना जाता था। जैन चित्रकला में हम इस बात को पढ़ेंगे भी आगे। पशुओं के बाल से यह कूची बनाई जाती थी, जिसमें गिलहरी के बाल से बनी हुई ये कूची जो है सर्वश्रेष्ठ होती थी। तो मिनिएचर की एक परंपरा और प्रक्रिया भी जो है भारतीय चित्रकला के अंतर्गत दिखाई पड़ेगी। मुगल काल के अंतर्गत इसका खूब विकास दिखाई पड़ेगा। वहाँ तो पांडुलिपि चित्रण पर्याप्त नज़र आता है, वह कहीं न कहीं पोर्ट्रेट बनाए जा रहे थे, छवि चित्रण भी बनाए जा रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग इस दो शब्दावली को ज़रा समझ पाए अगर कि भित्ति चित्र क्या है और लघु चित्र क्या है, तो अब ज़रा समझें कि जो प्राचीन काल के, मध्यकाल के, आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, चीज़ों को कवर करना है, उसके आयाम क्या क्या होंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है, चित्रकला को समझने और जानने से पहले चित्रकला के तत्वों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर चित्रकला के तत्व क्या हैं। अब ये चीज़ आप समझ पाएँ कि चित्रकला के तत्व, यहाँ पर आप पेंटिंग के स्टूडेंट नहीं हैं कि आपको इन तत्वों के संदर्भ में कोई आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत है, बल्कि चूँकि कहीं न कहीं बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए जो है इसको हम लोग पहले ही जान लें कि आखिर चित्रकला के जो तत्व कहला रहे हैं कि इसमें रेखा प्रधानता है या रूप भेद किसको कह रहे हैं, प्रमाण किसको कह रहे हैं, भाव क्या है, लावण्य क्या है? तो ऐसी स्थिति में जब आप चित्रकला के तत्वों को समझ लेंगे ना, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा कि चित्रकला के विकास को जो हम प्रागैतिहासिक काल से देखना शुरू करते हैं। तो चित्रकला के पहले तत्व को समझेंगे कि आखिर रूप भेद या रेखा प्रधानता किसको कहते हैं, प्रमाण क्या है, भाव क्या है, लावण्य क्या है, सादृश्य योजना क्या है, वर्ण योजना क्या है, और फिर इस चित्रकला के विकास को हम क्रमिक रूप में जो दिखाई देता है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला, हड़प्पा कालीन चित्रकला, अजंता की चित्रकला जिसको बौद्ध चित्रकला भी कहते हैं, जैन चित्रकला और मुगल काल के अंतर्गत चित्रकला का विकास, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में बहुत उतना विकास नहीं हुआ, संक्षेप में हुआ, लेकिन हम लोग चर्चा करेंगे आज उसकी। मुगल काल की चित्रकला का एक अलग से हम क्लास ले रहे होंगे, और तत्पश्चात क्षेत्रीय चित्रकला के अंतर्गत भी कई सारी चीज़ों को, कि राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत कई सारी शैलियाँ जो नज़र आती हैं कि मेवाड़ कलम, बूंदी कलम है, और कहीं ना कहीं किशनगढ़ शैली जिसको हम कह रहे हैं, बनी ठनी का चित्र बना हुआ निहाल चंद के माध्यम से, वह जानेंगे, समझेंगे। पहाड़ी चित्रकला जिसमें कांगड़ा शैली, गुलेरी शैली, ये सारी बातों को देखेंगे। दखनी चित्रकला क्या है, मधुबनी चित्रकला क्या है, मंजूषा चित्रकला क्या है, और लोक चित्रकला के तमाम पहलुओं को देखेंगे कि कलमकारी क्या है, चीज़ें हैं। और आधुनिक काल तक के स्तर पर आते हुए चित्रों को, कि अमृता शेरगिल के कुछ चित्र विशेष रूप से किस विषय को लेकर बन रहे हैं, है ना। तैल चित्रकला में क्या चीज़ें आती हैं, पटना कलम, पटना चित्रकला, नव बंगाल कला केंद्र, इन सारे पहलुओं को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चित्रकला को लेकर मानकर चलिए आपकी 3 क्लास आपकी होंगी, जिसमें आज हम लोग जो है इस खंड को यहाँ तक के स्तर पर कवर कर रहे होंगे। मुगल चित्रकला का अलग से हम लोग क्लास लेंगे, और फिर क्षेत्रीय स्तर पर आधुनिक चित्रकला को शामिल करते हुए हम
एक अलग क्लास लें। नंबर ऑफ़ क्लासेस ज़्यादा होने का मतलब सिर्फ इतना है कि पढ़ने में थोड़ी सी स्पष्टता रहे, आसानी आपको हो, वरना एक ही क्लास में सारा कुछ समटाया जा सकता है। और इतना करने के बाद चित्रकला से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, चाहे वह यूपीएससी के अंतर्गत हो, चाहे वह आपको किसी भी स्टेट पीएससी में जाकर एग्ज़ाम देना हो, आप कर पाएंगे। नोट्स है आपके पास, उसको भी पढ़िएगा। कोशिश करिएगा कि जो स्लाइड में कुछ बिंदु इम्पोर्टेंट होते हैं, इन चीज़ों को मेंशन ज़रूर करिए कॉपी पर लेकर, ताकि रिवीजन के लिए एक सोर्स आपके पास मौजूद हो। मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, और जिन लोगों ने बनाया होगा वो इसका अब लाभ महसूस कर रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे कि उन्होंने जो मेहनत की है वो उनके कितने काम आ रही है। जो अभी तक नहीं बना पाए हैं वो ये ना सोचें कि अब कोई समय नहीं है हमारे पास, बल्कि अब जब भी शुरू कर लें वहीं से उनकी तैयारी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ये चीज़ कर समझ लीजिएगा कि बिना ये सारा काम किए हुए आप परीक्षा में सफल होने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो तैयारी एक बार होती है, बढ़िया से कवर कीजिए इन चीज़ों को। अब देखिए, बात आती है कि चित्रकला के जो तत्व हैं, मैंने कहा कि रूप भेद या रेखा प्रधानता। इसका मतलब यह है कि भारतीय चित्रकला की एक सर्वप्रमुख प्रधानता है कि रेखा प्रधानता, ज़्यादा से ज़्यादा रेखाओं का इस्तेमाल करके आकृति को स्वाभाविक और सजीव रूप से अंकित कर देने का प्रयास। तो एक तरीके से रेखाओं के माध्यम से कलाकृति को पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है। अब अभी आपके लिए बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि रेखा प्रधानता का तात्पर्य क्या। जैसे मैं कहूँ कि चलिए कोई, अगर हम एक चित्र ऐसे बना रहे हों, देखिए चित्रकार तो मैं हूँ नहीं वैसे, लेकिन फिर भी चलिए ऐसे ही एक तरीके से मैं देखिए, ये चित्र रेखाओं के माध्यम से, इसी को कहा जा रहा है तो बाल भी हैं, घबराइए मत। ठीक है, देखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेखाओं का इस्तेमाल करते हुए चित्रों का निर्माण किया गया है, तो इसी को रेखा प्रधानता कह रहे हैं। यानी रेखाओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए हम किसी भी विषय वस्तु को स्पष्ट कर दें, तो वह जो है रेखा प्रधानता के गुणों से युक्त माना जाता है। तो प्राचीन काल के स्तर पर या मध्यकाल के स्तर पर या भारतीय चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता बन जाती है रेखा प्रधानता, कि जैसे अगर कहा जाए कि रेखाओं के माध्यम से ही तो जो है इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि चित्र में कोई स्त्री, अगर मान लीजिए चित्र बना हुआ है तो हम, कोई स्त्री है फूल चुन रही है, तो वह दासी है या राजकुमारी है, ये बात स्पष्ट उन चित्र से होगी। इसमें लिखा थोड़ी ना होगा कि ये दासी है या राजकुमारी है। तो रेखाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए विषय वस्तु को स्पष्ट कर देना ही रेखा प्रधानता का गुण कहलाता है। तो यही वजह है कि भारतीय चित्रों में हम देखते हैं कि अब बुद्ध की प्रतिमा है, ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों का, रेखाओं का इस्तेमाल करते हुए उनको बतलाया जा रहा, दर्शाया जा रहा है कि वो ध्यान मग्न अवस्था में है, उपदेश दे रहे हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में है, भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में हम बात कर रहे थे। तो रेखाओं का इस्तेमाल करके विषय वस्तु को स्पष्ट किया जा रहा है, इसी को कहा जाता है कि वह रूप भेद या रेखा प्रधानता। तो भारतीय चित्रकला का एक गुण बन जाता है। इसी तरीके से प्रमाण का तात्पर्य यह है कि कलाकृति की विवरणात्मक स्थिति। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम चित्र को देखकर उसके लंबाई चौड़ाई का एक अनुपात भी कहीं न कहीं लगा सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे चित्र बना है तो उसी अनुपात में तो आँखें होंगी, उसी अनुपात में अच्छा लगना चाहिए ना चित्र। तो प्रामाणिकता भी होनी चाहिए कि देवता और मनुष्य के चित्र में हम भेद कर सकें। ये भी तो एक चीज़ है कि आखिर कहीं ना कहीं एक देवता के चित्र और मनुष्य के चित्र में भेद किस रूप में हो सकता है। तो इसको प्रमाण कह रहे होते हैं। किसी पक्षी का चित्र है,
पशु का चित्र है। तो प्रामाणिकता एक चित्र की कहीं ना कहीं अनिवार्य विशेषता बन जाती है कि उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए कि लगे कि हाँ वो चित्र उसी का है। अब प्रमाण के साथ साथ भाव का तात्पर्य समझ पाए इस चीज को कि भाव भीतरी सौंदर्य का बोधक होता है। कहीं ना कहीं जो कलाकृति की भंगिमाएं हैं, उसके हाव भाव हैं, वो भी चित्र को विशिष्ट बनाते हैं। भीतरी सौंदर्य जैसे करुणा है, वियोग है, उल्लास है, ये जो मनोभाव भी हैं वो भी जो है अंकित किए जा रहे होते हैं। पढ़ेंगे भी अजंता की गुफा चित्रकला में कि आखिर एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है तो उसकी करुणामय दशा, तो चेहरे पर करुणा का भाव है। वो भाव का होना ही अपने आप में कलाकृति की एक विशिष्टता बन जाती है। अगर भाव शून्य कोई कलाकृति है तो फिर उसका महत्व नहीं है। इसलिए भावों का होना भी बहुत आवश्यक है कि अगर कहा जाए कि थोड़ी देर के लिए कि आखिर ये देखिए उदास हो गया, ये भाव व्यंजना है कि आखिर कहीं ना कहीं अब मुस्कुरा रहा है। तो भावों की व्यंजना भी कलाकृति के अंतर्गत होती है। भारतीय चित्रकला इसीलिए बेहतर मानी जा रही होती है कि हम रूप रेखा प्रधानता, रूप प्रधानता को भी देख रहे हैं, साथ में जो है प्रमाण भी है, भाव भी है। तो भाव जहाँ भीतरी सौंदर्य का बोधक है, वहीं पर जो है लावण्य वाह्य सौंदर्य का। जैसे अब इस चित्र के अंतर्गत अगर कानों में कुंडल पहना दिया जाए, गले में माला पहना दी जाए, तो ये क्या हो गया, वस्त्र हो उस पे चित्र बने हुए नजर आ रहे हों, तो वह सौंदर्य, इसी को लावण्य कहा जाता है। इससे चित्र में और ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं सहजता भी आ जाती है, अलंकरण भी बढ़ जाता है और चित्र आकर्षक नजर आता है, सजीवता दिखाई पड़ने लगती है। तो भाव के साथ साथ लावण्य का भी जो है अंश भारतीय चित्रकला के अंतर्गत हम देख सकते हैं। पढ़ेंगे अभी हम जब अजंता की गुफाओं में बने हुए पद्मपाणि का चित्र, तो मुकुट पहना हुआ है, गले में माला है, हाथों में अगर कंगन है, गले कान में कुंडल है, तो ये लावण्य का सूचक है। तो लावण्य भी है। इसी तरह सादृश्य योजना एक तरीके से कहीं ना कहीं किसी आकृति के रूप और भाव को दर्शाने के लिए किसी दूसरे रूप की सहायता ली जाए। जैसे कृष्ण को दर्शाने के लिए मोर पंख की कोई योजना रखी जाए, तो सादृश्य योजना का भी अपना महत्व, वह चित्र को आकर्षक बनाते हैं। और वर्ण योजना का मतलब है रंगों का भी भाव के अनुरूप आखिर अंकन होना चाहिए कि आखिर कैसे रंग हैं, किस तरीके से जो है वह उदास अगर कोई स्थितियाँ दिखाई दे रही तो रंग भी उसी तरीके से परिवेश का होना चाहिए। तो वर्ण योजना भी जो है कला के अंतर्गत चित्रकला को बेहतर बनाती है। या इसका मतलब हुआ कि चित्रकला के ये जो 6 तत्व हैं, ये भारतीय चित्रकला के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। तो इन कला के तत्वों को एक बार हम समझ पाएं स्लाइड्स के माध्यम से कि जहाँ पर रूप भेद या रेखा प्रधानता कहला रही है, कि जो बताया मैंने कि आकृति की रूपरेखा जितनी स्पष्ट होगी वह उतनी ही स्वाभाविक और सुंदर मानी जाएगी। अतः रेखाओं के माध्यम से रूप भेद को स्पष्ट किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा रेखाओं का इस्तेमाल करके विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है। इसी संदर्भ में भारतीय चित्रकला को रेखा प्रधानता से युक्त कहते हैं। जैसे कि किसी चित्र में कोई स्त्री फूल चुनकर ला रही है तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह राजकुमारी है या दासी है, चित्र से पता चल जाना चाहिए। तो रेखा प्रधानता, रेखाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके यह चीज़ें स्पष्ट होती हैं। प्रमाण, यह किसी कलाकृति या चित्र की विवरणात्मक स्थिति को दर्शाता है, जिसके तहत जो है चित्र का अनुमान, लंबाई चौड़ाई, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात एक तरीके से चित्र में देवता और मनुष्य में हम भेद कर सकते हैं कि मानव है कि दानव है। तो प्रमाणिकता का गुण भी चित्रकला में होना चाहिए। इसी तरह भाव की बात आती है कि कलाकृति की भंगिमा उसके स्वभाव और मनोभाव को व्यक्त करती है और यह भीतरी सौंदर्य का बोधक है। भिन्न भिन्न भावों के अंकन से कलाकृति में विभिन्न अभिव्यक्तियों का समावेश हो सकता है। जैसे कि
लज्जा के लिए पलकों को झुकाना, इसी तरह करुणा, वियोग, उल्लास, क्रोध, ये जैसे भाव भी चित्रों में नज़र आते हैं तो वह चित्र को बेहतर बनाते हैं। तो भावों की उपस्थिति भी चित्रकला का एक गुण है। लावण्य वाह सौंदर्य का बोधक है, इससे चित्रों में सजीता आ जाती है, चित्रों में अलंकरण किया जाता है। जैसे किसी आकृति के गले में हार, कानों में कुंडल हो, मुकुट पहना हुआ हो, तो उसको कहते हैं लावण्य से भरपूर है वो, तो लावण्य का भी अंश नज़र आएगा। और सादृश्य योजना, समानता की चीज़ें, कि किसी भाव को दर्शाने के लिए किसी दूसरे रूप या भाव की सहायता लिया। और वर्ण योजना, विभिन्न रंगों के माध्यम से चित्रों को आकर्षक बनाना, तो वर्ण योजना। तो भारतीय चित्रकला के अंतर्गत ये सभी तत्व दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जो भारत में चित्रकला का विकास हुआ, उस विकास को अगर हम आरंभिक काल के स्तर पर देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास जब पढ़ रहे थे तो प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ था। तो चित्रकला का विकास भी उसी समय से नजर आता है। तो भारत में भी चित्रकला का जो विकास था वह प्रागैतिहासिक काल में, जो पुरापाषाण काल का समय था, उच्च पुरापाषाण काल के समय में मानव ने जो है चित्रकारी करना सीख लिया था। अब जो पुरापाषाण काल की चित्रकला का उदाहरण मिलता है वो भीमबेटका और आदमगढ़ की गुफाओं में, मध्य प्रदेश में मौजूद भीमबेटका और आदमगढ़ की गुफाओं में। तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला जो मानव गुफाओं में अब रह रहा है, तो उसने अपने विचारों को दीवारों पर अंकित करना शुरू किया। तो ये चित्र जो बनाए गए बड़े सहज हैं, लौकिक विषयों से युक्त है। जैसे अब शिकार के दृश्य बनाए जा रहे हैं, तो एक मानव गतिविधियां जो मौजूद हैं, जो चल रही हैं आसपास अपने जीवन में, उसी को जो है अंकित किया जा रहा है। स्त्री और पुरुष के चित्र बने हुए हैं। तो एक तरीके से ये इन चित्रों से हमें पता क्या चलता है कि मानव समूह में रह रहा था। शिकार उसके जीवन यापन का एक प्रमुख साधन था। लोग रंगों से परिचित थे, शारीरिक भेदभाव को भी वह समझते थे। स्त्री और पुरुष का अंकन कर रहे हैं और रंगों से भी परिचित है। तो एक तरीके से अब काले, लाल ऐसे रंग वहाँ पर नज़र आ रहे हैं गुफाओं में। भीमबेटका के भी चित्र दिखाएंगे आपको। तो भीमबेटका की गुफा में बने चित्र प्रागैतिहासिक कालीन मानव चित्रकला को उद्घाटित करते हैं। और इन चित्रों से पता चलता है कि मानव का जीवन शिकारी जीवन था। वे जो है रंगों से परिचित थे, स्त्री पुरुष में भेद समझते थे और लौकिक विषयों से युक्त था। यानी एक होता है ना धार्मिक कोई विषय, तो धार्मिक नहीं था। जो अपने जीवन जगत में ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं के साथ वो चित्र बना रहे हैं। यही वजह है कि आधुनिक कला के साथ भी हम इसका जो है कहीं ना कहीं तुलना कर सकते हैं कि वहाँ अलंकरण नहीं है, वहाँ कोई दिखावा नहीं है, सहजता नज़र आती है। तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में मौजूद, उसकी खोज एक तरीके से वह विष्णु श्रीधर वाकणकर ने नामक विद्वान ने किया हुआ था। उन्होंने उसकी खोज किया हुआ था उस गुफा की। और इस गुफा के अंदर बने हुए चित्र को जो है विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया यूनेस्को की। और कहीं न कहीं वर्तमान चित्रकला के हम साथ इसकी तुलना भी कर सकते हैं कि जो गुफा की दीवारों में ये चित्र बने हुए थे। अगर देखा जाए प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का, तो भारत में चित्रकला का विकास सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटे थे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। यही वह उच्च पुरापाषाण काल का समय था जब आधुनिक मानव होमो सैपियंस का विकास हो रहा था। याद कीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं हम लोग। इस प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला का प्रमुख उदाहरण भीमबेटका और आदमगढ़ की गुफाओं में मिलता है। किस विषय से संबंधित चित्र बनाए गए, तो लौकिक और मानव गतिविधियों से संबंधित हैं। प्रकृति, मनुष्य और उसके क्रियाकलाप हैं। शिकार के चित्र बनाए गए हैं। स्त्री और पुरुष के चित्र हैं। इन चित्रों से ये पता चलता है कि ये सामूहिक जीवन के चित्र हैं, समूह में लोग चल रहे हैं। विभिन्न पशुओं जैसे शेर, कुत्ता, हाथी का चित्रांकन है। इसका मतलब इन पशुओं से लोग परिचित थे। पशुपालन और युद्ध के चित्र भी दिखाई देंगे।
चित्रों में लाल, सफ़ेद, काले रंगों का भी प्रयोग किया गया। इसका मतलब विभिन्न रंगों से परिचित है। अब यही पीटी के क्वेश्चंस बनेंगे स्टेटमेंट के रूप में कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आप विचार करने लगेंगे जिसमें यही स्टेटमेंट होंगे कि प्रागैतिहासिक काल का मानव विभिन्न रंगों से परिचित था, तो एकदम ठीक बात है। दूसरी चीज़ होगी कि बने हुए चित्र वह शिकारी जीवन के हैं, प्रकृति के चित्रण हैं, तो एकदम ठीक है। सहजता नजर आती है उसमें, लौकिक विषय है, कोई धार्मिक विषय नहीं है। ये भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। भीमबेटका के चित्र मध्य पाषाण काल से संबंधित है, उसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है और इसमें सहज सौंदर्य पर बल दिया गया, कोई अलंकरण या दिखावा नहीं है, जैसा कि हम वर्तमान के चित्रों में भी देखते हैं कि वर्तमान चित्रकला में भी सहजता पर बल दिया जाता है। यही वजह है कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का उदाहरण हमें कहाँ से मिलता है? भीमबेटका और आदमगढ़ की गुफाओं से मिलता है। शिकार के दृश्य नजर आएंगे उसमें। देखिए अभी ये चित्रों के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि देखिए अब पशु के साथ है, पशु भाग रहे हैं, शिकार करते हुए, भाला लिए हुए, पत्थर के ऐसे भाले के माध्यम से जो है शिकार किया जा रहा है। तो यही चित्र जो है, आप से पूछा जाता है चित्रकला के बारे में कि प्राचीनतम चित्रकला का उदाहरण कहाँ से मिलता है, तो भीमबेटका की गुफा से, मध्य प्रदेश में मौजूद। इसी तरह से हड़प्पा काल के अंतर्गत चित्रकला का विकास हुआ। अब हड़प्पा काल में चित्रकला का जो विकास हुआ, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि मुहरों पर भी चित्र बने हुए हैं, मृदभांड यानी बर्तनों पर भी चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों में पशु आकृति भी है, मानव आकृति भी है, फूल पत्ती का भी चित्रण है, ज्यामिति के प्रतीकों का भी अंकन नजर आता है। और हड़प्पा से जो कुछ प्राप्त मृदभांड हैं, जैसे मछुआरे का अंकन दिखता है उसमें। इसी तरीके से मोहनजोदड़ो से एक जो मुहर मिली है जिसमें पशुपति नाथ का अंकन दिखता है कि आखिर एक जिसे कहा गया पशुपति देव है यह, कि उनके दाएं ओर हाथी और बाघ है और बाएं ओर भैंसा और गैंडा है, नीचे भी हिरण है, पशु हैं। तो मोहरों पर अंकित चित्र है। एक उल्लेखनीय हमने चर्चा किया हुआ था मूर्तिकला के पढ़ते समय में भी, जब हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न कलाओं की बात भी हो रही थी, कि एक लोथल से मृदभांड मिला है जिसपे जो है पंचतंत्र के कथानक का, जो चालाक लोमड़ी का कथानक है, उसका चित्रांकन भी दिखाई पड़ता है। तो हड़प्पा कालीन चित्र में भी हम मानव, पशु, पक्षी, ज्यामिति के प्रतीकों, इनका भी कहीं ना कहीं देख पाते हैं अंकन, और ये मुहरों पर, मृदभांडों पर, बर्तनों पर ये चित्र नजर आते हैं कि हड़प्पा कालीन चित्र की मुहर पर, मृदभांडों पर चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। चित्रों में पशु और मानव अंकन के साथ साथ फूल पत्ती और ज्यामिति प्रतीकों का अंकन मिलता है। हड़प्पा से प्राप्त मछुआरे का चित्रांकन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर पशुपति का अंकन, लोथल से प्राप्त मृदभांड पर पंचतंत्र में उल्लिखित चालाक लोमड़ी के कथानक का चित्रांकन भी मिलता है। जो मृदभांड देख रहे हैं, चित्रित मछली की तरह की आकृति नज़र आ रही है, एक श्रृंगी जो पशु है उसका चित्र नजर आता है। ये पशुपति शिव की प्रतिमा टाइप की जो चीज़ नज़र आ रही है, मोहनजोदड़ो से मिली है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि आखिर चालाक लोमड़ी के कथानक का मृदभांड कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। पशुपति शिव की जो एक मुहर मिली है चित्रांकन वाली, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मछुआरे का चित्रांकन कहाँ से मिला? हड़प्पा नामक स्थान से मिला है। तो ये चित्र नज़र आ रहे होंगे आपको। अब यही वजह है कि हम जब कहते हैं कि चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो तथ्यात्मक भी हैं यहाँ पर कि आखिर हड़प्पाकालीन चित्रकला का नमूना हमको कहाँ से मिल रहा है और क्या उस पर बना हुआ, ये चीज़ आपसे अपेक्षित होती है। चित्रकला का जो विकास और चित्रकला का जो अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वह है अजंता की गुफा में बने हुए चित्र। तो अजंता की गुफा में जो चित्र बने हुए हैं उसको हम बौद्ध चित्रकला का रूप कहते हैं। तो ये चीज़ समझें कि अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में मौजूद है, और जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय शिकार करते हुए
जॉन स्मिथ ने 1819 में इन गुफाओं को, पता है कि कुछ गुफाएं हैं, चित्र हैं, आगे चलकर बहुत बाद में जेम्स अलेक्जेंडर ने जो है इन गुफाओं में बने चित्रों को भी उद्घाटित किया हुआ था। ये चित्र एक तरीके से 2वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक विभिन्न कालखंड में के बने हुए हैं। इसमें कोई एक राजवंश का योगदान नहीं है। तो एक लंबे समय में अब जो भी, अब जैसे वाकाटक वंश वहाँ मौजूद था, उसने भी बनाया। सातवाहनों के समय की बात है, उन्होंने भी बनाया। गुप्त काल के अंतर्गत भी वहाँ चित्र बने। तो यही वजह है कि विविधता नज़र आती है अजंता की गुफा में। कोई एक कालखंड में बने चित्र नहीं है, चित्रों में विविधता नज़र आती है। और अजंता गुफा के अंदर बने चित्र भित्त चित्रकला का उदाहरण है। तरीके से वह मुरल पेंटिंग की बात की जा रही है, भित्त चित्रकला का उदाहरण है। गुफा की दीवारों पर, छतों पर चित्र बनाए गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अजंता की गुफा में जो बने हुए चित्र हैं वो किस विषय से संबंधित हैं, तो वह बौद्ध विषयक हैं, धार्मिक विषय के साथ है। गुप्त एक तरीके से जो कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म विषयक है। आगे हम बाघ की गुफा की बात करेंगे तो वह लौकिक विषयों से युक्त कहलाता है। अजंता की गुफा में बने हुए चित्रों में एक तकनीकी अपनाई गई जिसका नाम लिया जाता है फ्रेस्को और टेम्परा विधि। तो फ्रेस्को के तहत, फ्रेस्को और टेम्परा एक तकनीक है चित्र के बनाने के लिए। कहा जा रहा है कि फ्रेस्को के तहत एक तरीके से दीवारों के गीले प्लास्टर पर ही जो है चित्र बनाकर रंग भर दिए गए। जैसे अभी दीवार है, उस पर लेप लगाया गया, मिट्टी का चूना पत्थर है, तो अभी वो गीला ही है और गीले प्लास्टर पर ही रंग भर दिए गए हैं, तो उसको कहा जा रहा है कि वह फ्रेस्को। जबकि टेम्परा के अंतर्गत सूखे प्लास्टर पर, जैसे दीवार अब सूख गई हो और फिर उस पर चित्र बनाए जा रहे हो, वह टेम्परा कहलाता है। तो फ्रेस्को और टेम्परा विधि से जो है अजंता की गुफा में चित्र बने हुए नजर आते हैं। चित्रों के अंतर्गत अगर देखा जाए कि बनाने के लिए आखिर रंग को कहीं ना कहीं दीवार पर चिपक सकें, बेहतर हो सकें, तो चूने पत्थर की बात होती है, अंडे की सफ़ेदी भी मिलाई जाती थी और बड़े पक्के और आकर्षक रंग आज भी वो एक तरीके से नज़र आते हैं दीवारों और छतों पर। तो अजंता की गुफा के चित्रों की अगर हम बात करें तो उसकी सर्वप्रमुख पहली विशेषता समझ लें, बौद्ध विषयक चित्र हैं जो जातक कथाओं में उल्लेखित हैं। बुद्ध को ध्यान मग्न अवस्था में उपदेश देते हुए बोधिसत्व के चित्र नजर आएंगे। और विभिन्न तरीके के और भी पहलू है, जैसे गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र भी नजर आता है, जो उसकी मरणासन राजकुमारी, उसकी करुणामय दशा वहाँ पर चित्रित है। वो भावों की बेहद अच्छी व्यंजना करता है। इसी तरीके से गुफा संख्या 17 को एक चित्रशाला के नाम से जाना जाता है, आर्ट गैलरी कहलाता है। तमाम उसमें बुद्ध के जन्म का, गृह त्याग का, उनके कहीं न कहीं वहाँ पर निर्वाण का भी चित्र है, उनकी पत्नी यशोधरा का, पुत्र राहुल का भी अंकन उसमें मिलता है। तो गुफा संख्या ऐसी 29 गुफाएं हैं अजंता में, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग समय में। तो एक दो कभी कभी स्टेट पीएससीज में भी इस टाइप के प्रश्न आपके पास आ जाएंगे कि मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है किस गुफा में संख्या में बना है, तो गुफा संख्या 16 में। गुफा संख्या 17 को जो है वह आर्ट गैलरी कहला रहा है या फिर चित्रशाला के नाम से जाना जाता है, जिसमें विविध तरीके के चित्र बने हुए हैं। एक गुफा है, गुफा संख्या जो 1 है, उसमें एक बोधिसत्व, जो बुद्ध के, अब कहना है कि बुद्ध के कई अवतार मान लिए गए महायान धर्म में, तो बोधिसत्व की अवधारणा, तो उसमें एक बोधिसत्व पद्म पाणी या अवलोकितेश्वर जिसको कहा जाता है, उसका चित्र बना हुआ है। पद्म पुष्प को हाथ में वह लिए हुए, दाहिने हाथ में जो है सर पर वह मुकुट है, गले में माला है, कानों में कुंडल है, बेहद आकर्षक। तो लावण्य का भरपूर अंकन मिलता है यहाँ पर। तो पद्म पाणी का चित्रण भी दिखता है जनता की गुफा में। और इतना ही नहीं, विभिन्न तरीके के जो जातक कथाएं हैं उनका भी चित्रांकन दीवारों पर निकलता है। वह बुद्ध की जो मार विजय है, जो असुर विजय है, जो हम लोग बात कर रहे थे, भूमि स्पर्श मुद्रा जो बुद्ध की है, कहीं न कहीं उस कथानक को भी चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो अजंता की गुफा में जो चित्र हैं वो बेहद इस मामले में उल्लेखनीय हो जाते हैं कि बौद्ध विषयक चित्र हैं। इन चित्रों में रेखा प्रधानता, भाव, लावण्य, वर्ण योजना,
सभी तत्व मिलते हैं और एक तरीके से चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो त्रिभंग मुद्रा में जैसे कहते हैं ना 3D, तो त्रिआयामी प्रभाव भी नज़र आता है। और यही वजह है कि अजंता की गुफा में बने हुए चित्रों को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। और अभी कुछ समय पहले ही जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी जो है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया कि चित्रों में कहीं ना कहीं जो कीड़े और जलवायु परिवर्तन की वजह से वो धूमिल हो रहा है, चिंता व्यक्त की गई, इसलिए चर्चा में भी रहा 2019 के बाद से अजंता। तो कभी प्रश्न आपके पास आ सकते हैं इस रूप में। तो अजंता की गुफा के संदर्भ में अगर चित्रों की बात करें तो अजंता की गुफा के चित्र, या यूं कहा जाए बौद्ध चित्रकला, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और इनकी खोज जो है आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ और उनके दल के द्वारा 1819 में की गई थी। इसमें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक के चित्र मिलते हैं। अजंता गुफा चित्रकला भित्ति चित्रकला का उदाहरण है। गुफा की दीवारों और छतों पर चित्र बनाए गए। ये सब चीज़ों को याद रखना होगा कि दीवारों और छतों पर चित्र बने हुए हैं, भित्ति चित्र का उदाहरण है। गुप्त काल में आकर यहाँ पर फ्रेस्को और टेम्परा विधि से भी चित्रों का निर्माण किया गया। अब ये विधि क्या है, तो सामान्य रूप से जानकारी के लिए समझ लें कि फ्रेस्का के तहत दीवारों को के गीले प्लास्टर पर ही चित्र बनाकर रंग भर दिए जाते थे, जबकि टेम्परा में जो है सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते थे और रंगों के साथ अंडे की सफ़ेदी और चूना भी मिलाया जाता था। तो फ्रेस्को और टेम्परा ये तकनीकी शब्दावली हो गई, ध्यान रखिएगा। चित्रण की एक तकनीक है, चित्र को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक को फ्रेस्को और टेम्परा कहा जा रहा है। अजंता गुफा की चित्रकला की विषय वस्तु क्या है, यानी किस विषय से संबंधित है, तो अजंता चित्रकला मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, बौद्ध विषयक है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्रण है। गुफा संख्या 17 को आर्ट गैलरी या चित्रशाला कहा गया। ये इंपॉर्टेंट चीज लाइन ध्यान रखना है। ये गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। इसमें बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, परिनिर्वाण और उनकी पत्नी यशोधरा पुत्र राहुल का अंकन मिलता है। तो किसका किसका अंकन मिलता है ये नहीं, बल्कि ये ध्यान रखना है कि चित्रशाला किस एक गुफा संख्या को कहा गया है या कहाँ की गुफा के लिए। अजंता की गुफा संख्या 17 के संदर्भ में। गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पदमपाणी, जिसको अवलोकितेश्वर कहते हैं, का चित्रण है, जो दाहिने हाथ में पद्म पुष्प लिए हुए है, सिर पर मुकुट और उसके गले में सफ़ेद मोतियों वाला हार मौजूद है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पद्मपाणी का चित्रण मिलता है। जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का भी अंकन है, वहाँ पर चित्रण नजर आता है, और बुद्ध की मार विजय, असुर विजय का भी चित्रण दिखाई पड़ता है अजंता की गुफा में। तो ये विषय वस्तु है, बौद्ध विषयक चित्र बनते हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा का भी वहाँ चित्रण मिलता है। देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा जो मूर्ति कला में पढ़ रहे थे पिछली क्लास में हम लोग, और इतनी सारी चीज़ें। इसका मतलब कि अजंता के चित्रों में सभी वह गुण यहाँ मिलते हैं जो इसे श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव भी नज़र आता है, 3D इफेक्ट भी दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है। विशेष करके पद्मपाणी जो अवलोकितेश्वर की बात की जा रही थी उसके चित्रों में। अजंता गुफा चित्रकला यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी है। 2019 में जो है CSIR की नेरी ने यहाँ की चित्रकला को कीड़ों और जलवायु परिवर्तन के कारण विकृत होने पर चिंता जताई है, चर्चा में रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपके पास प्रश्न नजर आए 2021 की परीक्षा में। कई बार चर्चित कोई चीज़ें होती हैं ना, तो वह अपेक्षाकृत पूछ ली जाती है। देख सकते हैं पद्मपाणी का चित्र, देखिए मुकुट, अभी हम पूरा एक चित्र आपको अलग से भी दिखला रहे होंगे। जातक कथाओं का चित्रण है, जातक कथाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मरणासन राजकुमारी का चित्रण वहाँ नज़र आ रहा है गुफा संख्या 16 में। देख सकते हैं पद्मपाणी, सिर पर मुकुट, गले में हार, कानों में कुंडल, पद्म पुष्प पकड़े हुए, सर एक तरफ झुका हुआ, मुकुट, यही लावण्य कहलाता है।
बुद्ध की प्रतिमा। तो चित्र दिखाकर प्रश्न नहीं आएगा कि आप बताइए कि आखिर कौन सा चित्र है, कहाँ का है, लेकिन ये ज़रूर है कि चित्रों को देख के आप रटने की पद्धति से बच जाएंगे कि पद्म पाणि का चित्र एक पद्म पुष्प लिए हुए नज़र आ रहा है, कहाँ पर है, तो आखिर बौद्ध विषयक चित्र अजंता की गुफा में बने हुए हैं। देख सकते हैं, इसका एक वीडियो आपको दिखाता हूँ कि दीवारों पर जो बना हुआ चित्र है, पहले भी आप देख चुके हैं वैसे। अजंता की गुफा के अंतर्गत जब हम लोग स्थापत्य कला की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर अब देखे थे, आज चित्रकला के अंतर्गत दीवारों पर जो चित्र बने हैं उसको देख पाइए आप कि अजंता की गुफा में जो चित्र बने हुए हैं उसकी भव्यता ये तो आपको अभी दिखा रहे हैं। अजंता की गुफा के अंतर्गत के देखिए, वो हो रहा था ना कि गुफा के अंतर्गत एक स्तूपनुमा संरचना भी है, स्तंभों का आकर्षक प्रयोग नज़र आता है, मूर्तियां भी बनी हुई नज़र आ रही हैं और चित्र आपको दिखाई पड़ेंगे। ये तो मूर्तियां बनी हुई हैं उन गुफाओं में। देखिए, ये चित्र देखिए, जातक कथाओं में वर्णित जो चीज़ें हैं, है ना। और अभी पद्म पाणि का चित्र देखिएगा, ये देखिए, बुद्ध के द्वारा उपदेश देते हुए बुद्ध के तमाम जीवन से, ये पद्म पाणि का चित्र कि मुकुट, गले में माला, कानों में कुंडल, ये देखिए कलर भी है, तो रंगों से भी परिचित है। इसी का अजंता की गुफा के चित्र जो है चित्रकला का द्वितीय नमूना बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं। अब बात आती है कि जैसे बाघ की गुफा चित्रकला कहला रही है कि बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद। तो बाघ की गुफा के लिए खास विशेषता क्या है कि जैसे अजंता की गुफा के चित्र जो है वह बौद्ध विषयक थे, जबकि बाघ की गुफा के चित्र जो है वह लौकिक और धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि उसमें जुलूस के चित्र हैं, राजकीय जुलूस निकल रहा है, नित्य संगीत है, हाथियों का समूह दिखाई पड़ रहा है। तो कई बार होता है ना कि एक धार्मिक विषय है और दूसरा जो है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह है कि धर्म से जुड़े हुए नहीं है, पशु पक्षियों का, प्रकृति के तत्वों का भी अंकन, दैनिक जीवन की घटनाओं से संबंधित चित्र भी नजर आते हैं। तो यही वजह है कि अगर देखा जाए कि एक प्रश्न आपके पास आता है कि अजंता की गुफा के चित्र धार्मिक विषय से युक्त हैं, जबकि बाघ की गुफा के चित्र जो है वह मुख्यतः लौकिक विषयों से युक्त नजर आते हैं, तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक हो जाएगा कि आखिर वो जो बाघ की गुफा की ये चित्र हैं वह दैनिक जीवन से संबंधित हैं, धर्मनिरपेक्ष कहीं ना कहीं मूल्यों से युक्त हैं। और यही वजह है कि ऐसे कई सारे अन्य चीज़ें हैं गुफाओं के संदर्भ में। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि बाघ की गुफा के अंतर्गत कि आखिर मध्य प्रदेश में धार जिले में स्थित है और लौकिक और धर्मनिरपेक्ष कला का उदाहरण है। इसकी विषय वस्तु में राजकीय जुलूस, नित्य संगीत, हाथियों का समूह, शोकाकुलियों का चित्रांकन, पशु पक्षियों का प्रतिचित्रांकन, दैनिक जीवन की घटनाओं से संबंधित चित्र नजर आते हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र अजंता की गुफाओं में, जबकि बाघ की गुफाओं में जो है वह धर्मनिरपेक्ष चित्र नजर आते हैं। ये चीज़ एकदम की वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। अब जरा बात करें कि जैन चित्रकला को लेकर कि देखिए, अब जैन चित्रकला के संदर्भ में तीन रूप नजर आते हैं जैन चित्रकला में कि भित्त चित्र दीवारों पर, पट्ट चित्र वस्त्र पर, और ताड़ चित्र जिसको कि पुस्तक या पोथी पर ताड़पत्र कहते हैं ना, उस पर बने हुए चित्र। जैन चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता नेत्र चित्रण में है। एक तरीके से विशालकाय नेत्र, कानों तक फैले हुए। तो विशालकाय नेत्र का चित्रण इसमें नेत्र बहुत बड़े बड़े तथा कानों तक फैले हुए हैं। ये जैन चित्रकला की खास विशेषता। जैन चित्रकला
तीन रूप में मिलती है, भित्ति चित्र, पट्ट चित्र और ताड़ चित्र, जिसको पोथी या पुस्तक चित्र भी कह रहे हैं। जैन चित्रकला की प्रमुख विशेषता उसके नेत्र चित्रण में है और नेत्रों को बड़ा बड़ा बनाया गया है, वो कान तक फैले हुए नजर आ रहे होते हैं। चित्रों में पृष्ठभूमि प्रायः लाल रंग की होती है, किंतु ताड़पत्र पर अंकित चित्र प्रायः पीले रंग के बनाए जाते हैं। खास बात ये है, तो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस के लिए ये सब लाइन ध्यान रखिए कि आखिर जो ताड़पत्र पर चित्र बने होते हैं वो प्रायः पीले रंग के। और एक खास और विशेषता कि सोने और चांदी की स्याही से इन रंग जो है चित्रों का निर्माण किया जाता है। कहते हैं सोने और चांदी के पानी कहते हैं चढ़ाया गया है, तो वही चीज़ है। स्याही का मतलब यही है कि मुकुट को या आभूषण को इस रूप में जो है सोने और चांदी के वो पानी से जो है कहीं ना कहीं रंगा गया है। स्वर्ण कमल, मुकुट बड़ा मतलब आकर्षक नज़र आता है। तो जैन शैली की ये विशेषताएं हैं। लेकिन जैन चित्रों में एक चीज़ ये है कि चेहरे का भाव शून्य है, भावों की व्यंजना नहीं हो पाती है। यही वजह है कि इन चित्रों का अनुमान जो है ना वहाँ पर लिखी गई जो है कथाओं से लगाया जाता है। तो जैन चित्रकला की एक खास बात ये भी है कि जैसे कुछ चित्र बने और उसके फिर ऊपर कुछ बातें लिखी, उससे पता चलता है कि ये चित्र किसके हैं। यही वजह है कि जैन चित्रकला को पोथी या पुस्तक चित्रकला के नाम से भी जाना जा रहा है, पुस्तक के रूप में भी है। जैन तीर्थंकरों के साथ वहाँ पर चक्रेश्वरी देवी का भी अंकन मिलता है उसमें। तो ये जैन चित्रकला की एक मुख्य विशेषताएं हैं और जैन चित्रकला को लोक कला के रूप में हम देख सकते हैं कि जैन चित्रकला में सोने और चांदी की स्याही से चित्रों का निर्माण किया गया। स्वर्ण कमल और मुकुट जैन शैली की खास विशेषताएं हैं। इन चित्रों में चेहरे का भाव शून्य है, इसलिए चित्रों का अनुमान आकृति की मुद्रा और वहाँ लिखी गई कथाओं से लगाया जाता है। जैन चित्रकला को पोथी या पुस्तक चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है और जैन चित्रों में तीर्थंकरों के साथ साथ चक्रेश्वरी देवी का भी अंकन मिलता है और यह जैन चित्रकला लोक कला के रूप में दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा कि जो चित्रकला का एक रूप, मैंने कहा कि बौद्ध चित्रकला अजंता की गुफा में, जैन चित्रकला के रूप वह कहीं न कहीं पोथी या पुस्तक के रूप में नज़र आते हैं। बड़े बड़े नेत्रों का अंकन उसकी खास विशेषता है। इसी तरीके से तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई जिले में एक सित्तनवासल की गुफा में बने हुए चित्र जैन धर्म से संबंधित है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस स्लाइड्स के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगर, कि सित्तनवासल की गुफा चित्रकला तमिलनाडु के पुद्दुकोट्टई जिले में स्थित है, जैन धर्म से संबंधित चित्र है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, सित्तनवासल गुफा चित्रकला किस एक धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसमें दीवारों, छतों के साथ साथ स्तंभों पर भी चित्र बने हैं और यह चित्र पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के समय 7वीं शताब्दी में बने हुए हैं। पल्लव कला पढ़ रहे थे, वहां पर भी चीजें हैं। तो देखिए प्रश्न किस रूप में बनते हैं ये भी आपको पता चलना चाहिए पढ़ते समय। कई बार रटने लगते हैं कि कहाँ किस जिले में है, तो वो नहीं मुद्दा है हमारे लिए। सित्तनवासल की गुफा तमिलनाडु में है। किस विषय से संबंधित चित्र बने हुए हैं? जैन धर्म से। कहाँ बने हुए हैं? केवल दीवारों या छतों पर नहीं, स्तंभों पर भी है। यही याद रखने की चीज है। तो सित्तनवासल की गुफा किस एक धर्म से संबंधित जो है चित्रों के लिए जानी जाती है? वह है जैन धर्म से संबंधित चित्रों के लिए जानी जाती है। दीवारों पर, छतों पर और स्तंभों पर चित्र बने हुए हैं। इसी तरीके से आम्रमलाई जिसको कहा जा रहा है, एक तमिलनाडु में ही जो मौजूद है, उसकी गुफा में भी जो चित्र बने हैं जैन धर्म से संबंधित है। तो आम्रमलाई गुफा चित्रकला तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में स्थित है। यहाँ की चित्रकारी की विषय वस्तु जैन धर्म और उसकी शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। तो सित्तनवासल की भी और आम्रमलाई, कई जगह ये चीज़ें जो है ना आम्रमलाई भी लिखा हुआ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक ही बात है। और चित्रकारी के लिए फ्रेस्को और टेम्परा दोनों तकनीकों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यानी कि गीले प्लास्टर पर ही रंग भर दिए जाते थे और दूसरी स्थिति होती थी कि जब सूखे प्लास्टर पर चित्रों का निर्माण किया जाता था।
रावण छाया आश्रय चित्रकला, उड़ीसा के क्योंझर जिले में अवस्थित। फ्रेस्का तकनीक का प्रयोग किया गया, शाही जुलूस का चित्रण मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पर यह चीज़ है कि रावण छाया आश्रय चित्रकला किस एक स्टेट में है, तो ध्यान रखना है उड़ीसा, यही लाइन याद रखनी है बस विशेष रूप से। इसी तरह एलोरा गुफा के अंतर्गत, अब देखिए एलोरा की गुफा की हम लोग बात कई बार कर चुके हैं, स्थापत्य कला में भी कर रहे थे, मूर्ति कला में भी कर रहे थे और अब चित्रकला में भी कर रहे हैं। तो एलोरा कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूटों के समय बनाया गया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये मौजूद है। और गुफा में बने हुए जो चित्र हैं शैव वैष्णव जैन धर्म से संबंधित चित्र बने हुए नज़र आते हैं। तो एलोरा की गुफा के चित्र की बात करें अगर, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया था। एलोरा की गुफाओं में भित्ति चित्र बने हुए हैं, यानी दीवारों पर चित्र बनते हैं। एलोरा की गुफा में बने चित्र शैव धर्म, वैष्णव परंपरा, जैन धर्म से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, यानी ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। कैलाश मंदिर की दीवारों और छतों पर भी चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में बादलों से होकर गुजरते हुए गरुड़ पर लक्ष्मी और विष्णु को दर्शाया गया है। चित्रों में सफ़ेद, काले, हरे, पीले रंगों का प्रयोग किया गया है और यूनेस्को के द्वारा एक यह विश्व धरोहर स्थल है। एलोरा गुफा के भित्ति चित्र का दृश्य याद है, मंदिर देख रहे थे, वीडियो में भी देखा था, ऊपर से तराशते हुए बनाया जा रहा था, एकाश्मक, तो उसमें चित्र भी बने हुए हैं। तो एलोरा की गुफाओं में बने हुए चित्र राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया, ये भी ध्यान में रखने की चीज़ है। इसी तरीके से भित्ति चित्रकला का जो एक रूप नज़र आ रहा है कि चित्रकला की ये सबसे पुरानी जो विधि है, उस चित्रकला में हम लाल, हरा, पीला रंगों का प्रयोग किया जाता है। और तंजौर के भित्ति चित्र की बात आ रही है कि तमिलनाडु में स्थित है। नृत्य करती हुई युवती जिसके खुले नेत्र, नाक, हाथ दूर तक फैले हुए का चित्रण दिखता है। बृहदेश्वर मंदिर के दीवारों पर भी जो है चित्र बने हुए नजर आते हैं। ये बृहदेश्वर मंदिर चोल जो साम्राज्य था उसकी बात की जा रही है, राजराज फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया मंदिर, तो उसकी अपनी दीवारों पर भी चित्र बने हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से लेपाक्षी चित्रकला जिसको कहा जा रहा है, आंध्र प्रदेश में स्थित है लेपाक्षी मंदिर। इसकी दीवारों पर शैव और धर्म निरपेक्ष विषयों का चित्रण किया गया, यानी शैव धर्म से संबंधित भी हैं और लौकिक विषय भी नजर आते हैं। 3 खड़ी महिलाएं, शुकर आकेट का चित्रांकन किया जा रहा है। लेपाक्षी चित्रकला का उदाहरण दिखाई दे रहा है। जोगीमारा चित्रकला, आप देखिए ये चीज़ आती है कि जोगीमारा है कहाँ, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ के चित्रों में पशुओं, मनुष्यों की आकृतियों का अंकन मिलता है। चित्रों के निर्माण में लाल रंग का प्रमुखता से उपयोग हुआ है। और देखिए समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के मध्य के चित्र हैं, प्राचीन काल के हैं। तो जोगीमारा गुफा चित्रकला कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है, जोगीमारा। तो ये एक तरीके से कभी कभी मैच करने का क्वेश्चन उस स्टेट के साथ भी आ जाता है, ठीक है। जो लघु चित्रकला की हम बात कह रहे थे कि पाल वंश के अंतर्गत, पूर्वी भारत के पाल वंश के अंतर्गत विकसित हुई, धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। और फिर इस चित्रकला के संदर्भ में जो अब कहा जा रहा है बार बार कि लघु चित्रकला, तो लघु चित्रकला की भी अपनी विशेषताएं हैं। मैंने पहले ही बताया कि जैसे चित्र छोटे आकार के बन रहे हैं, पुस्तक में बन रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आरंभिक स्तर पर बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनमें जो है ऐसे चित्रों का विकास हुआ था। पाल शासक जो बंगाल में पाल वंश था, जिसका संस्थापक गोपाल था, याद आ रहा होगा आपको, पढ़ चुके हैं। पाल वंश के शासकों ने लघु चित्रकला को जो है प्रश्रय दिया था। तो बौद्ध धर्म के संरक्षक तो थे वे, तो बौद्ध धर्म विषयक तो चित्र बनेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हिंदू धर्म से संबंधित चित्र नहीं बने।
हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं के चित्र भी मिलते हैं। और ताड़पत्र पर, चूँकि जब तक कागज़ का जो है विकास नहीं हुआ था, सल्तनत काल में कागज़ का विकास होता है, तो कहीं न कहीं जो है ताड़पत्र पर ही जो है चित्रों का निर्माण किया जा रहा है, उसको पांडुलिपि चित्रण कहा जा रहा है। तो पाल चित्रकला की विशेषताएं किस रूप में आप जानी जा रही हैं कि चित्र हैं, उसमें रंग भी बने हुए हैं और दोनों किनारों पर जो है इस टाइप की स्थितियां रहती हैं कि बीच में चित्र बने हुए हैं और इधर चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सुंदर लिखावट के साथ भी चित्रण नज़र आता है। ये अलग बात है कि 12वीं सदी में जब बंगाल में जो है वह बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है तो बहुत सारी चीज़ें नष्ट हुई, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय भी नष्ट हुआ। तो चित्र भी इस रूप में कहीं ना कहीं बहुतायत जो थे वो नष्ट हो गए। लघु चित्रकला का एक रूप हमको पश्चिम भारत में भी मिलता है, गुजरात में, राजस्थान में, मालवा क्षेत्र में भी। तो पश्चिम भारत में जो लघु चित्रकला है उसको अपभ्रंश शैली कहा जा रहा है। वहाँ पर अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, तो उसमें ताड़पत्र के अंतर्गत अपभ्रंश भाषा में चीज़ें लिखी हुई है और साथ में चित्र बने हुए हैं। और विशेष रूप से यह चित्र जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। तो जिसको आप अपभ्रंश शैली कह रहे हैं ना चित्रकला की, वह जैन धर्म से संबंधित है, ताड़पत्र पर बने हुए हैं। और अब जाहिर सी बात है, गुजरात के समय के अंतर्गत चालुक्यों का शासन है, तो चालुक्यों ने इसको एक तरीके से संरक्षण दिया हुआ था। और शिकार के दृश्य हैं, तो प्रकृति के चित्रण नजर आएंगे। तो जो लघु चित्रकला का रूप हम पढ़ रहे हैं कि जैसे पाल लघु चित्रकला, पाल वंश के लिए जानी जा रही है, तो कई सारी डायनेस्टी दे दी जाएंगी आपको, पाल वंश, चंदेल है, चोल। तो लघु चित्रकला का आरंभिक विकास पाल वंश के अंतर्गत। इनकी मुख्य विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित रही, लेकिन जैन और हिंदू धर्म से भी जुड़े हुए लघु चित्रों को बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ताड़पत्रों पर बड़ी संख्या में बौद्ध विषयों से संबंधित पांडुलिपियों को लिखा गया। पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी। बौद्ध देवताओं की छवियों को चित्रित किया गया, जिनका संबंध ब्रजियान शाखा से था। पाल चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं कि चक्रदार रेखा, वर्ण की हल्की आभाएं, चित्रों के मध्य में बुद्ध का चित्र और दोनों किनारों पर सुंदर अक्षरों में अंकन किया गया। देखिए, ये दोनों किनारों में सुंदर अंकन है। तो पाल लघु चित्रकला का विषय अगर कहा जाए मुख्य रूप से तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं केवल अगर शब्द लिखकर आ जाए तो ध्यान रखिएगा, केवल नहीं, प्रमुख है लेकिन हिंदू भी और जैन धर्म से संबंधित भी। जब बख्तियार खिलजी जैसे आक्रमणकारियों के द्वारा बौद्ध मठों का विनाश करने के पश्चात पाल लघु चित्रकला का अंत हो गया था। इसी तरह पश्चिम भारत में जो लघु चित्रकला का विकास हुआ, गुजरात, राजस्थान, मालवा क्षेत्र में, इसे अपभ्रंश शैली भी कहते हैं। देखिए, तो अब एक नई चीज़ आपके पास सामने आ गई, लघु चित्रकला की अपभ्रंश शैली कहाँ पर दिखाई देती? गुजरात, राजस्थान, मालवा। इसमें पहले ताड़पत्र और बाद में कागज का प्रयोग किया गया था, यानी चित्रों के निर्माण के लिए। इस शैली के चित्रों का मुख्य विषय जैन धर्म से संबंधित था। बाद में इसमें वैष्णव संप्रदाय को भी शामिल किया गया, वैष्णव परंपरा। देखिए, अब क्वेश्चंस यहीं से सब बनते हैं आपके पास कि अपभ्रंश शैली किस एक धर्म के चित्रों को प्रमुखता से व्यक्त करती है? जैन धर्म से। लेकिन केवल शब्द लिखा हुआ आ जाए तो नहीं, केवल नहीं, क्योंकि वैष्णव परंपरा भी। अपभ्रंश शैली के चित्रों को किसने संरक्षण दिया? चलो, कंफ्यूजन एकदम नहीं होगा, यकीन मानिए। अगर आपको ये पता है कि अपभ्रंश शैली चित्रकला की किस क्षेत्र में, मैं कह रहा हूँ गुजरात है, राजस्थान है, मालवा है, तो डायनेस्टी जब आपके पास आएगी तो लिखा हुआ होगा चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, चालुक्य। जैन ग्रंथ के दो अत्यधिक लोकप्रिय ग्रंथ हैं, कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा।
को चित्रकला के माध्यम से ही लिखा गया, पांडुलिपि चित्रण एक तरीके से। पांडुलिपियों के किनारे पर शिकार के दृश्यों का भी चित्रण है। आगे चलकर फारसी कवि सादी की रचना बुस्तान के आधार पर मालवा क्षेत्र में इस शैली को प्रोत्साहन दिया गया, जिसे बुस्तान शैली कहा गया था। बुस्तान शैली तब किस चीज़ से संबंधित हो गई? चित्रकला से। कैसी चित्रकला से? आखिर कहीं न कहीं पांडुलिपि चित्रण की बात की जा रही है। बुस्तान शैली को मालवा के सुल्तान नादिर शाह खिलजी के लिए हाजी महमूद तथा सहसवार मुंशी के द्वारा निष्पादित किया गया था, बनाया गया था। इस शैली का एक सचित्र पांडुलिपि चित्रण राष्ट्रीय संग्रहालय में मौजूद है। तो बुस्तान शैली क्या चीज़ है, वो इसे आपको ध्यान में रखनी है। नीमतनामा जो पाक कला की पुस्तक है, भोजन आदि बनाने की पुस्तक, मांडू चित्रकला का एक प्रमुख उदाहरण है। तो ये एक तरीके से ग्रंथ है नीमतनामा। इस पांडुलिपि को मालवा के गयासुद्दीन खिलजी के समय में लिखा गया था। इसमें दासियों को भोजन पकाते हुए और गयासुद्दीन खिलजी को पर्यवेक्षण करते हुए दर्शाया गया। पाक कला की पुस्तक थी, तो उसमें चित्र भी बने हुए हैं, पांडुलिपि चित्रण का उदाहरण है। इसी तरह 15वीं सदी के दौरान चित्रकला की पश्चिमी भारतीय शैली फारसी शैली से प्रभावित होने लगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो चित्रकला की शैलियां हम पढ़ रहे हैं कि जिसे हम पूर्वी अब भारत के संदर्भ में लघु चित्रकला पाल वंश के संरक्षण की बात कर रहे थे, पश्चिम भारत के अंतर्गत जिस शैली की बात कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं अभ्रंश शैली की बात है। इसी तरीके से एक जो है चौर पंचाशिका शैली, जो एक बिल्हड़ का नाम सुना होगा, लेखक हैं, उन्होंने चौर पंचाशिका ग्रंथ लिखा और इसमें एक तरीके से पंचाशिका 50 अध्याय हैं और 50 श्लोक है एक तरीके से, और उसमें जो है गुप्त प्रेम का कथा का वर्णन है, उसी को जो है अंकित किया जा रहा है। तो लौर चंदा पंचाशिका एक प्रणय संबंधों की कथाएं हैं जिसको चित्रित किया जा रहा था, वही चौर पंचाशिका अब शैली कहलाने लगी। तो लौर चंदा चौर पंचाशिका समूह इस शैली का प्रतिनिधित्व कुलाधार समूह के द्वारा किया जा रहा था। इस शैली के अंतर्गत भागवत पुराण, महापुराण, महाभारत के कई सारे पर्व और मुल्ला दाऊद की लौर चंदा और बिल्हड़ की चौर पंचाशिका, जयदेव के गीत गोविंद आदि के सचित्र पांडुलिपियों की रचना की गई है। तो मुल्ला दाऊद की लौर चंदा नामक पुस्तक ग्रंथ कथानक, बिल्हड़ की चौर पंचाशिका के कथानक को चित्रित किया जा रहा होता, तो वही लौर चंदा चौर पंचाशिका कहली हुई। इस लघु चित्रकला में कई सारे रंग, प्रभावशाली कोणीय आरेखन, पारदर्शी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। चित्रकला की यह शुद्ध स्वदेशी शैली है। अब देखिए, आपके पास क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं कि चौर पंचाशिका चित्रकला की एक शैली है, लघु चित्रकला की, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पांडुलिपि चित्रण की, क्योंकि अब बिल्हड़ की जो रचना है, पुस्तक है, उसी के कथानक को चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया जा रहा है। तो चौर पंचाशिका शैली का विकास हो रहा है, इसको कहा जा रहा था। तो कई बार यही सब क्वेश्चन आपके पास पीटी में आते हैं। देखिए, तथ्यात्मक चीज़ें मैंने कहा कि अब चित्र बनाकर तो नहीं पूछा जाएगा वहाँ पर, लेकिन नाम से ही तो प्रश्न में लिखा हुआ चीज़ें आएंगी। अगर वो आपके पास स्पष्ट हैं तो समस्या नहीं आनी चाहिए कि चौर पंचाशिका शैली भी जो है, जिसका प्रतिनिधित्व एक तरीके से इस कुलाधार समूह के द्वारा किया जा रहा था। सल्तनत काल के अंतर्गत चित्रकला का विकास उतना नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सल्तनत काल के अंतर्गत अब जो तुर्की शासक हैं, इस्लाम के अनुयायी हैं, इस्लाम में जो है प्राणियों का चित्रण निषिद्ध माना जाता था, इसलिए चित्रकला को उतना प्रोत्साहन नहीं मिला। बावजूद इसके समय समय पर कुछ एक स्तर पर चित्रों का विकास तो होता रहा, लेकिन मुगल काल में चलकर जो है पर्याप्त चित्रकला का विकास होगा। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर देखा जाए कि चित्रकला के विकास में, तो एक इतिहासकार, एक कहा जाए जो कहीं ना कहीं जिसने विवरण दिया, वैहाकी, तो उसने जो है चित्रकला के संदर्भ में उल्लेख किया था। और उस वैहाकी ने जो है हेरात की दीवारों पर जो है भित्ति चित्र का उल्लेख किया एक तरीके से।
आगे चलकर भारत में जो है इल्तुतमिश का जब शासन होता है तो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान उसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की थी, अल मुंतसिर बिल्लाह से। तो उस दूत के आगमन का समारोह जो हो रहा था उसके स्वागत के लिए, उसका जो है एक तरीके से चित्रण किया गया मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसी तरह एक इतिहासकार हैं इसामी, जिसकी पुस्तक फुतुह सलातीन है, उस पुस्तक में भी जो है चित्रकला के बारे में उल्लेख मिलता है। शमसे सिराज अफीब की पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही में भी चित्रकला का उल्लेख है। देखिए, ये सब ग्रंथ हम पहले भी पढ़ चुके हैं दिल्ली सल्तनत पढ़ने के दौरान। तो सल्तनत कालीन चित्रकला के बारे में ये मुख्य बात है कि आरंभिक चित्रकला के बारे में सल्तनत काल में बैहाकी ने अपनी रचना में वर्णन किया हुआ था। बैहाकी ने हेरात और बाजार के नगरों की दीवारों पर चित्रों के बारे में बतलाया था। और 1229 में जब सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान बगदाद के खलीफा के दूत के आगमन पर हुए एक समारोह का उल्लेख करते हुए समकालीन लेखक ताजुद्दीन रज़ा ने मानव और पशु आकृतियों के चित्रों की सजावट का वर्णन किया हुआ है। ताजुद्दीन रज़ा ने इल्तुतमिश के समय में चित्रों का वर्णन किया। इसामी ने अपनी पुस्तक फुतुह सलातीन में राजा के चित्रकला की पुष्टि की है, जो ताजुद्दीन रज़ा ने चित्र बनाया था, इसकी पुष्टि यहाँ से भी होती है। इसी तरीके से शमसे सिराज अफीक ने अपनी रचना तारीख़ फ़िरोज़शाही में, याद होगा आपको, फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में लिखी गई रचना है। सुल्तानों के आराम गृह को चित्रों से जो सुसज्जित किया जाता था उसके बारे में उल्लेख किया है। अलाउद्दीन के शासनकाल में भी चित्रों के संबंध में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से उद्घाटन मिलता है। अमीर खुसरो की रचना देवल रानी खिज्र खां, जिसको आशिका भी कहते थे, चित्रकारी का उल्लेख मिलता है। खुसरो की एक अन्य रचना नूह सिपहर, इसमें जलवायु प्रकृति का खूब वर्णन है, चित्रित वस्त्रों का वर्णन मिलता है। जब दिल्ली सल्तनत कालीन हम लोग ग्रंथों की बात कर रहे हैं तो उसमें ये सब नाम आ चुके हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चित्रकला का दिल्ली सल्तनत में उतना विकास नहीं हुआ। आगे जब हम पढ़ रहे होंगे मुग़ल काल की चित्रकला, वो पर्याप्त विकास दिखाई पड़ता है, और क्यों ऐसा है वो चीज़ें वहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये था आपका आज का कार्यक्रम चित्रकला के संदर्भ में। उम्मीद है कि चीज़ों को समझा भी होगा, और नोट्स ज़रूर पढ़िएगा। नोट्स में वो चीज़ें आपको एक एक करके लिखी हुई दिखाई पड़ेंगी, और इसके बाहर से कोई भी चीज़ आपके आवश्यक नहीं होगी। परीक्षा के नज़रिए से वो सारी सामग्री आपको पढ़नी है। तो ये था आपका आज का कार्यक्रम। धन्यवाद।